चले आ जाइए भाई, आ जाइए, सब लोग आ जाइए। 1 मिनट का समय देते हैं सभी को, सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए। उसके बाद स्टार्ट करते हैं आज का सेकंड क्लास सेल स्ट्रक्चर पार्ट 2। आज के इस लेक्चर में हम लोग सेल थ्योरी के बारे में चर्चा करेंगे, सेल डिस्कवरी को लेकर के चर्चा करेंगे। और अगर सही समय पर निपट गए, क्योंकि क्या है अपनी क्लास थोड़ी डिटेल में ज़्यादा हो जाती है, तो अगर सही समय पर फ्री हो गए तो साथ साथ में हम लोग सेल स्ट्रक्चर यानी कि अपना सेल बाउंड्री में जैसे सेल वॉल भी पढ़ लेंगे आज ही। गुड मॉर्निंग, आते जाइए, सभी लोग आ जाइए। गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, आ जाइए भाई, आ जाइए। 1 मिनट का समय देते हैं, सभी लोग आइए, फिर क्लास शुरू करते हैं हम। आ जाइए। गुड मॉर्निंग सभी बच्चों को, गुड मॉर्निंग सभी बच्चों को, सुबह की राम राम। पढ़ाई करो, खूब मेहनत करो, ईमानदारी से मेहनत करो। मेहनत के साथ साथ हमें खुद से ईमानदार रहना भी ज़रूरी है। कई बार हम लोग मेहनत तो करते हैं लेकिन अपनी मेहनत में खुद से ईमानदारी नहीं करते। पढ़ कहीं किताब लेकर बैठे तो हैं, पढ़ तो रहे हैं, लोगों को लग रहा है कि ये पढ़ रहा है, लेकिन एक्चुअल में पढ़ नहीं रहा है, वो मन कहीं और है उसका। तो इस तरह से मत पढ़ा करो। पढ़ना है तो पूरी ईमानदारी के साथ कि हाँ भाई हम पढ़ रहे हैं, फुल कॉन्सेंट्रेट के साथ पढ़ा करो एकदम। चलिए ठीक है, आ गए भाई जितने आने थे, बाकी के आते रहेंगे, सब लोग ज्वाइन करते रहेंगे। हम लोग शुरू करें अपनी क्लास। सर डेली लाइव क्लास 9 बजे से, हाँ डेली लाइव क्लास 9 बजे से ही होगा। 9 से 11 2 घंटे का क्लास रहेगा। 11 से कुछ ये मान करके चलो 10-15 मिनट ऊपर भी हो सकता है, पर मिनिमम मैंने कहा था कि 2 घंटे क्लास तो होता ही है और होगा। चलो देखो शुरू करते हैं अपन लोग। अब आज बात करेंगे हम लोग डिस्कवरी की। किसकी डिस्कवरी? सेल की डिस्कवरी, उसके बारे में बात करते हैं। या सेल डिस्कवरी की जो हिस्ट्री है, कौन कौन से साइंटिस्ट उससे रिलेटेड है, उनकी बात करेंगे। ये भी बड़ा अच्छा पॉइंट है, हिस्ट्री ऑफ सेल डिस्कवरी। सेल डिस्कवरी से रिलेटेड जो हिस्ट्री है उसके ऊपर चर्चा करते हैं। फुल डिटेल में जाएंगे, हर एक पॉइंट को चर्चा करेंगे और बहुत अच्छे से आपको समझ में भी आएगा। समझिए, सेल डिस्कवरी की हिस्ट्री पर जाएं तो एक वैज्ञानिक का नाम आप लोगों ने सुना होगा, रॉबर्ट हुक। सुने हो? रॉबर्ट हुक का नाम किस किस ने सुना है भाई? रॉबर्ट ब्राउन नहीं, बहुत सारे बच्चे रॉबर्ट ब्राउन पर कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि एक जैसे नाम है ना, रॉबर्ट इनका भी है, रॉबर्ट पर सरनेम अलग है, इनका रॉबर्ट हुक है, एक रॉबर्ट ब्राउन भी है। तो रॉबर्ट ब्राउन अलग है, रॉबर्ट हुक अलग है। अभी भी ये बड़ी सिंपल सी चीज़ है, बड़ी बेसिक बात है, लेकिन फिर भी बच्चे इसको लेकर के कंफ्यूज होते हैं, रॉबर्ट हुक और रॉबर्ट ब्राउन को लेकर के। रॉबर्ट हुक है ये, ना कि रॉबर्ट ब्राउन। ठीक है, समय याद रखिएगा 1665 की बात है, यानी कि बहुत पुरानी बात है ये, 1665। अब देखो क्या हुआ 1665 में, रॉबर्ट हुक वगैरह उसी समय पर अपने जो एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक, ये नाम भी आप लोग सुने होंगे, सुने हो कि नहीं सुने? एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक, ये भी उस समय के बड़े चर्चित वैज्ञानिक हुआ करते थे। वैज्ञानिक क्या कहें, उस समय तो सब कुछ थे वो, वैज्ञानिक भी थे, बिजनेसमैन भी थे, व्यापारी भी थे, सब काम करते थे, मतलब हर चीज़ में उनका इंटरेस्ट हुआ करता था उस समय के लोगों का। तो रॉबर्ट हुक की अगर हम बात करें, फोटो देखा है किसी ने रॉबर्ट हुक का? इंटरनेट पर तमाम तरह के इनकी फ़ोटोज़ अवेलेबल हैं। इनकी जो बुक है माइक्रोग्राफिया वो अवेलेबल है, इनकी बुक के जो कंटेंट हैं वो सारी चीज़ें अवेलेबल है। जैसे मैं आपको एक फ़ोटो दिखाता हूँ, ये देखो भाई, ये है रॉबर्ट हुक साहब, देख लीजिए, कुछ ऐसे नज़र आते थे रॉबर्ट हुक, है ना, बढ़िया फ़ोटो। तो ये है भाई रॉबर्ट हुक, और ये बात कब की है? 1665 की है, क्योंकि सेल की जो डिस्कवरी है वो 1665 में ही मानी जाती है, उसकी डिस्कवरी का क्रेडिट 1665 में ही दिया जाता है। कमाल की बात यह है कि इन्होंने डिस्कवर तो कर लिया था, लेकिन इनको खुद को नहीं पता था कि मैंने सेल डिस्कवर कर लिया है। ये तो इनके बाद अक्सर ऐसी चीज़ें होती हैं, और जितने भी बड़े बड़े वैज्ञानिक हैं या वो कुछ अचीव कर लेते हैं ना,
तो उन्होंने जो अचीव किया वो उनको नहीं पता। उनसे आने वाले जो वैज्ञानिक होते हैं उनको पता चलता है कि अरे ये चीज़ तो वो करके छोड़ गया था। ऐसे ही आप मेंडल की तरह पढ़ोगे, बंदर की तरह। हाँ ठीक है, बंदर की तरह है, पर ठीक है, देख लो भैया सेल की डिस्कवरी की है, थोड़ा सा तो इज्जत दे लो इनको, ऐसे मत बोलो बंदर की तरह। चलिए, तो हम बात कर रहे थे क्या है कि हमारे इतिहास में, हमारे क्या अपने साइंस के इतिहास में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो डिस्कवर तो उन्होंने की, उनको खुद को नहीं पता कि हमने ये डिस्कवर कर लिया है, उसको रिकॉग्नाइज किसी और ने किया। जैसे मेंडल का केस देख लो आप, सबसे बड़ा एग्जाम्पल अगर हम अपनी साइंस में जाते हैं तो मेंडल से बड़ा एग्जाम्पल और कोई नहीं है। ये मान करके चलो कि मेंडल ने जो काम किया था, अगर उनके जीवित रहते उन्हें उनकी रिकॉग्नाइजेशन मिलती तो सोचो उस समय कि वो कितने फेमस और कितने मतलब जाने माने वैज्ञानिक होते। लेकिन बेचारे को मतलब जब तक वो जिंदा था ना तब तक उसको सिर्फ गालियां सुनने को मिली, लोगों के तिरस्कार सुनने को मिले, अरे पागल आदमी है, मतलब कुछ तो भी है, साइंस में मैथमेटिक्स लगा रहा है, साइंस में मैथमेटिक्स के फॉर्मूले लगा रहा है, इस तरह की चीज़ें लोग उनको कहा करते थे और उन्होंने सुनी भी ये सब चीज़ें। डिप्रेशन में आकर के बेचारा बंदा अपने चर्च वापस चला गया और अपने कामकाज में जुट गया, बोले हमको नहीं करनी है साइंस वाइंस, तुम ही करो। तो बहुत सारे लोग, बहुत सारे ऐसे लोग थे। अपना मेंडल का तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल है ही। और सोचो वो मर गए, मरने के 34-35 साल बाद सन 1900 में जाकर के फिर उनकी रीडिस्कवरी हुई, तब जाकर के उनको पहचान मिली। अब काय की पहचान क्या, वो तो हम लोगों को पता है, उस बेचारे को भी थोड़ा पता चल जाता कि उसने कितना अच्छा काम किया है। तो ऐसे ये मान करके चलो रॉबर्ट हुक की बात है। उस समय ना सोसाइटी हुआ करती थी, जैसे आज अपन कोई रिसर्च करते हैं, हमने रिसर्च की, रिसर्च के बाद क्या करना पड़ता है, एक रिसर्च पेपर बनाना पड़ता है। भाई कोई भी चीज़ आप खोज रहे हो, डिस्कवर कर रहे हो, रिसर्च कर रहे हो, तो उसको रिटन में लिखना पड़ेगा। अब रिटन में लिखने के लिए फिर हमको कोई, मैं आज की बात कर रहा हूँ, आज जैसे क्या होता है, जैसे मान लीजिए मैंने ही कोई रिसर्च की है, कोई नई चीज़ डिस्कवर की है, अब मुझे इसको लोगों को बताना है, तो मैं क्या करूँगा भाई, कोई पब्लिकेशन ढूंढूंगा, कोई किताब वाला देखूंगा, भाई इसको अपनी किताब में छपवा दो, या तमाम तरह की पब्लिकेशन चल रही हैं, गवर्नमेंट की भी चल रही हैं और प्राइवेट भी चल रही हैं, उनसे बात करूंगा कि भाई मेरा ये रिसर्च पेपर है, इसको अपने पब्लिकेशन में छाप लो, जिससे मुझे ISBN नंबर मिल जाएगा, ISSN नंबर मिल जाएगा, तो भाई ये ऑथोराइज्ड हो जाएगी, लोगों को पता चल जाएगी। उस टाइम पर ऐसे पब्लिकेशन नहीं हुआ करते थे, उस टाइम पर हुआ करती थी सोसाइटी। और रॉयल सोसाइटी जो थी ना वो बड़ी पॉपुलर थी, हर जगह पर हुआ करती थी रॉयल सोसाइटी, रॉयल सोसाइटी ऑफ ब्रुन, रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन, रॉयल सोसाइटी, मतलब हर जगह पर रॉयल सोसाइटी हुआ करती थी। तो वहाँ क्या करते थे, जैसे कोई भी वैज्ञानिक, जैसे मान लीजिए मेरे ज़िले में रॉयल सोसाइटी है, कोई एक सोसाइटी बनाई है, और उसमें क्या हो, सभी वैज्ञानिकों की मीटिंग हुआ करती थी, भाई आओ इस महीने पर, या वो उनके कहने पर कि भाई हमने कोई एक नई चीज़ डिस्कवर की है, सब वैज्ञानिकों की मीटिंग बुला लेते हैं। तो मीटिंग हुआ करती थी, उसमें सभी वैज्ञानिक जाते थे, अपनी अपनी रिसर्च के बारे में बताते थे, लोग सुनते थे, समझते थे। पहले ऐसे पब्लिश होते थे, ऐसे नहीं कि घर बैठ के ऑनलाइन सबमिट कर दिया, आज जो हो रहा है वो नहीं, पहले इस तरह से काम होता था। लोग जाते थे, अपनी जो रिसर्च जो डिस्कवरी की है वो लोगों को बताते थे, फिर लोग क्वेश्चन करते थे, आपको उनका आंसर देना होता था। जब सब कुछ सेटिस्फाई होते थे, हाँ कि भाई सब कुछ ठीक ठाक है, और उस सोसाइटी के जो मेंबर होते थे वो कहते थे कि हाँ ठीक है, इनकी रिसर्च एकदम बढ़िया है, इसको पब्लिश करते हैं, फिर वो अपने मैनुअल में या अपनी किताब में उस रिसर्च को पब्लिश करते थे। तो ऐसा कुछ होता था। अब जो रॉबर्ट हुक के बारे में जानकारी निकल करके आती है, तमाम तरह के रिसर्च पेपर हैं, मैनुअल्स हैं, कहानी है, इनकी बायोग्राफी है, तो ये भी एक रॉयल सोसाइटी में काम करते थे। वहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि ये ऑर्गेनाइजिंग, एक तरह से मैनेजमेंट का काम करते थे। इनकी रुचि तो साइंस में थी बहुत ज़्यादा। एक बड़ी खास बात, एक कहते हैं कि भाई अंदर का जो हुनर होता है ना, वो कभी ना कभी काम जरूर आता है। रॉबर्ट हुक के बारे में कहा जाता है कि इनको ना स्केच करना बहुत पसंद था, मतलब शुरू से ही इनको पेंटिंग और स्केच, ड्राइंग वगैरह ये बहुत ही ज़्यादा पसंद थी। और देखो काम कहाँ पर आई, अब सुनना, इनकी स्केचिंग ने इनके जीवन में कितना बड़ा रोल प्ले किया है। तो भाई ये रॉयल सोसाइटी में एक ऑर्गेनाइजिंग मेंबर के तौर पर थे, भाई मैनेजमेंट के तौर पर थे कि भाई आज मीटिंग होनी है तो सारा मैनेजमेंट वगैरह करना है, वैज्ञानिक लोग आएंगे, उनका मैनेजमेंट वगैरह, ये सब चीज़ें। और साइंस में भी इनकी इंटरेस्ट था, तो सोसाइटी के जो मेंबर वगैरह थे उन लोगों को भी इंटरेस्ट था। भाई रॉबर्ट हुक थोड़ा होशियार आदमी है और साइंस वगैरह में रुचि रखता है, अच्छा बंदा है, ये सब चीज़ें हैं, होता है एक फ्रेंडली माहौल जो है। इन्हीं के समकालीन थे एंटोन वॉन लीवेनहॉक। एंटोन वॉन लीवेनहॉक को कहा जाता है उस समय का कि भाई माइक्रोस्कोप का जो उनका जो नॉलेज था ना, उसका कोई तोड़ नहीं था। एंटोन वॉन लीवेनहॉक, एंटोन वॉन लीवेनहॉक कहते हैं कि उस समय उनके पास 250-300 से ज़्यादा प्रकार के अलग अलग मैग्निफिकेशन पावर के लेंस हुआ करते थे। हाँ, माइक्रोस्कोप वाले लेंस हुआ करते थे। अब वो कहावत है ना कि भाई जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो भाई माइक्रोस्कोप किसके पास, एंटोन वॉन लीवेनहॉक के पास।
तो वो रोज़ कुछ ना कुछ देख ही लेते थे कि भाई आज मन हुआ तो चलो ये काम करते हैं, आपने डांटा हुआ ऐसे ये गंडी निकालता हूँ, मैं इसी को देख लेता हूँ। ऐसा किया है उन्होंने, और उनके ऐसी उल्टी सीधी हरकतों से ही उन्होंने बैक्टीरिया की डिस्कवरी की है, तमाम तरह की डिस्कवरी उन्होंने की है। वो रोज़ कुछ ना कुछ करते थे। कभी बारिश का पानी ले आए, उसी को माइक्रोस्कोप में देखना शुरू कर दिया। कभी दांतों में से गंदगी निकाल दी, प्लेग निकाला, टीथ स्कम निकाला, उसको ही देखना शुरू कर दिया। कभी तालाब में से पानी ले आया, उसको देखना शुरू कर दिया। मिट्टी ले आया, उसको देखना शुरू कर दिया। अब सीधी सी बात है, होता ही है। अपने अंदर भी ये चीज़ थी कि भाई हमको माइक्रोस्कोप मिल जाए तो हम भी कुछ ना कुछ देखेंगे। कहने का मतलब जिसके पास लाठी होगी वही भैंस को हाँकने जाएगा। तो भाई माइक्रोस्कोप उनके पास था, अलग अलग मैग्नीफिकेशन पावर के लेंस, कुछ ना कुछ देख ही रहे हैं, कहीं ये देख रहे हैं, कहीं वो देख रहे हैं। और ये सब चीज़ें देखने के बाद वो कहाँ जाते थे? सीधे रॉयल सोसाइटी में, वहाँ बताने के लिए कि आज मैंने ये डिस्कवर किया है। अगले दिन फिर पहुँच गए, मैंने आज ये डिस्कवर किया है। उसके बाद फिर पहुँच गए, मैंने ये डिस्कवर किया है। वहाँ के वैज्ञानिक परेशान, ये अलग आदमी है यार, रोज़ आ जाता है कुछ ना कुछ डिस्कवर करके। इसके माइक्रोस्कोप ने तो हद कर दी, मतलब रोज़ कुछ ना कुछ ये डिस्कवर किए ही जा रहा है, किए ही जा रहा है। और फिर जब हम लोग कहते हैं कि भाई अपना माइक्रोस्कोप हमको भी तो दिखाओ, जो आपके पास माइक्रोस्कोपिक लेंस हैं जिनसे आप ये सब चीज़ें देखते हो, वो हमको भी तो दो, तभी तो हम लोग वेरिफिकेशन करेंगे। ये तो आप देख करके आ गए, हमारे पास तो कुछ है ही नहीं देखने के लिए, हमको भी तो दो। अब जो पुराने लिटरेचर्स हैं, जो बायोग्राफी है, उसमें बताते हैं कि एंटोन वॉन लीवेनहॉक थोड़े सेल्फिश टाइप के भी थे। वो किसी को दिखाते नहीं थे, नहीं मैं अपना माइक्रोस्कोप किसी को नहीं दूंगा और ना ही मैं अपने लेंस किसी को शेयर करूंगा। ये मेरी मेहनत है, मैंने बनाए हैं, मैंने इसमें महारत हासिल की है। और वाकई में एंटोन वॉन लीवेनहॉक कहा जाता है कि उस समय माइक्रोस्कोप जैसी मतलब नॉलेज उनकी किसी के पास नहीं थी जितनी उनके पास थी। इसलिए तो उनको फादर ऑफ माइक्रोस्कोपी भी कहा जाता है। जानते हो आप ये बात? एंटोन वॉन लीवेनहॉक को फादर ऑफ माइक्रोस्कोपी भी कहा जाता है। उस समय उस लेवल पर उन जैसी नॉलेज माइक्रोस्कोप के बारे में किसी के पास नहीं थी। तो बताते हैं कि भाई जो रॉयल सोसाइटी के मेंबर थे, वैज्ञानिक थे, वो इतना परेशान हो गए इनसे कि यार कुछ तो तोड़ निकालना पड़ेगा। तो उन्होंने जिम्मेदारी सौंपी किसको? रॉबर्ट हुक को, कि यार भाई एक काम कर, कुछ बनाओ तुम लोग भी यार। वो एंटोन वॉन लीवेनहॉक देखो 250 से ज़्यादा मैग्नीफिकेशन पावर की लेंस लिए घूमता रहता है, कहीं कुछ खोज रहा है, कहीं कुछ खोज रहा है, और यहाँ ला करके हमको परेशान करता है। तुम भी कुछ बना लो, एक आध कोई माइक्रोस्कोप वगैरह तुम भी तो बना सकते हो। वहाँ से रॉबर्ट हुक को ये जिम्मेदारी मिलती है। ठीक है, अब ये कहानियाँ हैं, ये बायोग्राफी में मेंशन है। ये एक तरह से कह सकते हैं कि भाई बच्चों को एंटरटेन करने के लिए भी इस तरह की कहानियाँ बनाई हो, पर ठीक है कहानियाँ बनाई हैं, अच्छा है, इससे हम लोगों को चीज़ें समझ में भी आती है। तो वही कहानियाँ जो है वो मैं आपको सुना रहा हूँ। और कहानी सुनाने का हमेशा से एक तर्क रहता है ना कि भाई स्टार्टिंग में किसी ने 2 लाइन लिखी, उसके बाद किसी ने उस 2 लाइन को सुनाया तो 2 लाइन अपनी तरफ से ऐड करके सुनाई, फिर किसी और ने सुनी तो 2 लाइन उसमें और ऐड करके सुनाई। ऐसे करते 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 ये कहानियाँ मेरे पास पहुँची हैं, मुझे मेरे प्रोफेसर्स वगैरह ने सुनाई हैं, कुछ किताबों में मैंने भी पढ़ी है, तो मैं भी उसमें अपनी तरफ से 2 लाइन ऐड करके आपको सुना रहा हूँ। आप इसमें अपने तरफ से 2 लाइन ऐड करके किसी और को सुनाना। तो ये कहानियों के तौर पर लोगों को सुनाई जाती है, बच्चों को सुनाई जाती है, मैंने भी सुनी है। तो भाई रॉबर्ट हुक को ये जिम्मेदारी मिली कि अच्छा चलो ठीक है, देखते हैं भाई क्या है। तो इन्होंने क्या किया, 2 लेंस लिए, इन्होंने 2 लेंस लेकर के और एक ट्यूब में उन दोनों लेंस को फंसा करके एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप बना लिया इन्होंने। और वो कंपाउंड माइक्रोस्कोप कुछ ऐसा था, जैसे ऐसी एक ट्यूब बनाई इन्होंने, इस तरह की ऐसी एक ट्यूब थी, एक लेंस यहाँ लगाया, एक लेंस यहाँ लगाया, लो जी बन गया कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ये इन्होंने अपना एक खुद का कंपाउंड माइक्रोस्कोप बना लिया। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में फ़ायदा ये हो गया कि भाई इसमें 2 लेंस थे और 2 लेंस होने की वजह से इसकी मैग्नीफिकेशन पावर अच्छी हो गई। अब बात वही कि इनके पास भी लाठी आ गई, अब भैंस ये भी हाँकेंगे। अब इनके पास माइक्रोस्कोप, तो अब ये भी देखना शुरू कर रहे हैं, ये भी इस चीज़ को देख रहे हैं, कहीं उसको देख रहे हैं, कहीं ये खोज रहे हैं, कहीं वो खोज रहे हैं। अब ये भी तमाम चीज़ें लगाए, अभी जिसके पास होगी चीज़ें वो तो देखेगा। अब ये देखते 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 इनके हाथ में लग गई क्या? कॉर्क। कॉर्क समझते हैं आप? कॉर्क क्या चीज़ होती है? बहुत सारे बच्चे कॉर्क को गलत वे में ले जाते हैं, कुछ कहते हैं कि वो ढक्कन जो लगते हैं कॉर्क वगैरह, वो नहीं। कॉर्क बड़ा सिंपल सा है, कॉर्क टिश्यू की बात हो रही है यहाँ पर। आपने जो पुराने पेड़ देखे हैं, पुराने पेड़ों के ऊपर जो छाल होती है, उनकी जो ऊपर की जो लेयर होती है, सूखी छाल जो होती है ना, आउटर लेयर ऑफ द ओल्ड ट्रीज, ओल्ड ट्री का जो मेन ट्रंक होता है, जो मेन स्टेम होती है, उसके ऊपर जो सूखी छाल होती है, जो ड्राई लेयर होती है ओल्ड ट्रीज पर, वो एक्चुअल में होती है कॉर्क। तो कॉर्क टिश्यू इनके हाथ में लग गया, बोले चलो इसको भी देख लेते हैं। अच्छा, अभी मैंने बताई थी ना कि इनकी एक बड़ी अंदर का जो हुनर था वो था स्केच करने का, पेंटिंग करने का। ये स्केचिंग ड्राइंग बहुत अच्छी करते थे। वही खूबी देखो इनके कितने काम आ रही है। अब 1665 की बात है, उस समय कैमरे वैमरे तो कुछ हुआ नहीं करते थे कि भाई छोटी छोटी माइक्रोस्कोप के भी फोटो खींच लें, ऐसा तो कुछ था नहीं, लेकिन इनको स्केच करना आता था।
तो ये क्या करते थे, जो कुछ भी इस माइक्रोस्कोप में देखते थे उसका फोटो मतलब उसकी स्केचिंग करते थे। ये इनका सबसे बड़ा हुनर था। एंटोन वॉन लिवेनहॉक का ये हम कह सकते हैं एक डिसएडवांटेज था कि वो देख तो लेते थे लेकिन उनके मन में ये नहीं होता था कि मैंने देख तो लिया है तो कम से कम इसका स्केच तो बनाऊं कि कैसा दिखता है। बस वो उसको बताते थे लोगों को, ये सारी चीजें। इन्होंने क्या किया, अच्छा इनकी खामी ये क्या थी कि इन्होंने किसी को बताया नहीं। मतलब ये जो रॉबर्ट हुक थे ना, इन्होंने भी वैसा नहीं कि मैंने आज ये खोजा तो आज ही पहुंच गया रॉयल सोसाइटी की, आज मैंने ये पता किया है, कल मैंने वो पता किया, ऐसा कुछ नहीं। ये तो बस देखते रहते थे, स्केच बनाते रहते थे, देखते रहते थे, स्केच बनाते रहते थे। ऐसे ही इन्होंने ढेर सारे स्केच बनाए, माइक्रोस्कोपिक दुनिया के ढेर सारे स्केच जो हम अपनी खुली आंखों से नहीं देख सकते, वो इन्होंने माइक्रोस्कोप से देखा। उसमें से इन्होंने कॉर्क टिश्यू को भी देखा। कॉर्क टिश्यू को जब इन्होंने देखा तो वो कुछ इस तरीके का नजर आया, ऐसे हेक्सागोनल स्ट्रक्चर में थे बहुत सारे स्ट्रक्चर, ऐसे बहुत सारे स्ट्रक्चर थे हेक्सागोनल इस तरह के। इनका ओरिजिनल फोटो भी है अभी, जो इन्होंने देखा था ना एक्चुअल में, जो इन्होंने अपने हाथों से बनाया है, वो ओरिजिनल फोटो भी इंटरनेट पर पड़ा हुआ है। मैं आपको यहीं दिखा देता हूं वो ओरिजिनल फोटो कैसा था। कहाँ गया हमारा ओरिजिनल फोटो, ये देखो भाई, ये यहाँ पर देख लो आप, ये था, ये आप देख रहे हो, यही सेम टू सेम ऐसा ही इनका माइक्रोस्कोप था। और इसी तरह का ये जो फोटो आपको दिख रहा है, सेकंड नंबर पर आप ये फोटो देखिए, ये रहा। ये जो फोटो आपको दिख रहा है ना, ये कॉर्क टिश्यू का फोटो है। सेम टू सेम कॉर्क टिश्यू में उनको जो नजर आया, उन्होंने उसको अपने इस माइक्रोस्कोप से ड्रॉ कर दिया। ये जो फोटो आपको दिख रहा है, तो इस फोटो में आप ध्यान से देखना, इस तरह के हेक्सागोनल स्ट्रक्चर उनको नजर आए। इस तरह के हेक्सागोनल स्ट्रक्चर थे, उसमें ढेर सारे इस तरह के हेक्सागोनल स्ट्रक्चर उनको दिखे। ये एक हनी कॉम्ब जैसा स्ट्रक्चर उनको नजर आया, हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर थे ना, ये बिल्कुल पता है कैसे थे उस समय क्या, आज भी जो अपने मॉन्क होते हैं, या आपने देखे होंगे जो आज भी जो ओल्ड जो गुफाएं वगैरह, केव्स वगैरह मिलती हैं, जिनमें जो ओल्ड मॉन्क वगैरह हुआ करते थे, वो साधना करते थे, लंबी लंबी तपस्याओं में विलीन होते थे, उनके जो रूम होते थे, उन रूमों को आप देखिएगा आज भी बहुत सारे आपको मिल जाएंगे पहाड़ियों में और तमाम तरह की ऐसी जगहों पर जहाँ गुफाएं मिलती हैं, जहाँ पर साधु महात्मा या मॉन्क जो होते थे, वो बेसिकली बौद्ध भिक्षु जिनको हम कहें, वो अपनी साधना करते थे, तपस्या में लीन रहते थे। तो उनका जो रूम हुआ करता था ना, ये बिल्कुल उसी रूम जैसे नजर आ रहे थे। कैसे नजर आ रहे थे, बिल्कुल उसी रूम जैसे, जैसे मॉन्क लोग उस रूम के अंदर रहते हो, बिल्कुल सेम टू सेम वैसी रूम जैसे नजर आते थे। उस समय उनको कहा जाता था सेलुला। क्या कहा जाता था, सेलुला। सेलुला जो है वो एक लैटिन भाषा का वर्ड है। क्या है भाई, लैटिन भाषा का शब्द है ये सेलुला। तो भाई जिस रूम के अंदर रह करके वो जो मॉन्क अपनी तपस्या करते थे, अपनी भक्ति में लीन रहते थे, लंबे लंबे सालों सालों तक बढ़िया एकदम लगे रहते थे अपनी तपस्या करने में, उस रूम को क्या कहते थे, उस रूम को सेलुला कहते थे। सेलुला क्या है, एक लैटिन भाषा का शब्द है। इसी सेलुला से यहां पर इन्होंने एक शब्द दिया और उस शब्द का क्या नाम था, सेल। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, टर्म सेल, ये सेल जो शब्द है वो किसने दिया है, वो रॉबर्ट हुक ने दिया है। रॉबर्ट हुक ने ही ये सेल शब्द दिया है। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जो सेल शब्द है वो किस भाषा से लिया गया है, लैटिन भाषा सेलुला से लिया था। किसने, रॉबर्ट हुक ने। क्लियर, ये यहां तक की कहानी समझ में आ गई। तो सेल की डिस्कवरी का जो क्रेडिट है वो किसको जाता है, रॉबर्ट हुक को ही जाता है। इस बात को ध्यान रखना, सेल डिस्कवरी का जो क्रेडिट है वो इन्हीं को जाता है। अब इन्होंने सेल की डिस्कवरी कर दी। अच्छा, कमाल की बात यह है कि इनको नहीं पता कि इन्होंने ये सेल की डिस्कवरी कर दी है। इन्होंने तो उसका नाम दे दिया सेल, कि भाई ऐसा ऐसा कुछ दिखा मुझे, उसका नाम मैंने सेल रख दिया है। और ठीक है, अपनी किताब जो थी उसमें लगाते गए। किताब थी क्या, बहुत सारे इन्होंने स्केच बना लिए थे। अब वो जो स्केच बनाए थे ना, बाद में उसी स्केच की एक बुक पब्लिश करा दी कि भाई इतने सारे स्केच आपने बना लिए हैं माइक्रोस्कोपिक दुनिया के, इसकी एक काम करते हैं, एक बुक बना लेते हैं। तो इन्होंने एक बुक भी बनाई और उस बुक का नाम क्या रख दिया, माइक्रोग्राफिया। ये माइक्रोग्राफिया बुक आज भी इंटरनेट पर अवेलेबल है, आप चाहो तो देख सकते हैं। मैं इसका एक फोटो आपको दिखा देता हूं, माइक्रोग्राफिया, इसका फ्रंट पेज जो है वो कैसा है। और वही रॉयल सोसाइटी जिसमें ये काम करते थे ना, उन्होंने ही पब्लिश करवा दी कि भाई अपना ही बंदा है यार, अपने ही उसमें काम करता रहा है। ये देखो, ये रही वो किताब, ये इंटरनेट पे मिल जाएगी आपको। ये इसका फ्रंट पेज है। किताब का टाइटल का नाम क्या है, देख लो आप यहाँ पर। बुक का जो टाइटल है वो है माइक्रोग्राफिया। ये है भाई माइक्रोग्राफिया, ठीक है, माइक्रोग्राफिया। ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। इस माइक्रोग्राफिया के अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट
ये देखो यहाँ पर लिखा हुआ है बाय रॉबर्ट हुक, फेलो ऑफ रॉयल सोसाइटी। रॉयल सोसाइटी के ये फेलो थे। इसके अंदर जितनी भी माइन्यूट बॉडीज हैं, माइन्यूट बॉडीज मतलब जिनको खुली आंखों से नहीं देखा जा सकता, तो खुली आंखों से जिनको नहीं देख सकते उनके स्केच, उनकी पेंटिंग वगैरह बना करके इसमें रखा गया। माइक्रोग्राफिया, माइक्रो का मतलब क्या होता है? स्मॉल, छोटा, माइन्यूट, और ग्राफिया का मतलब क्या होता है? पिक्चर्स, फोटोज। तो भाई छोटे छोटे बहुत सारे जो माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड के जो फोटोज थे जिनको हम खुली आंखों से नहीं देख सकते थे, वो इस किताब के अंदर मेंशन थे। तो ये जो फोटो मैंने अभी आपको दिखाया ना, ये वाला फोटो, ये फोटो इसी किताब का ही फोटो है। ऐसा ही बिल्कुल सेम टू सेम यही फोटो है इनकी बुक में, इन्हीं की इसी बुक में ये फोटो देखने को मिला था। एक और फोटो आपको दिखा दें यहाँ पर, जैसे ये देखो आप, ये जो फोटो आपको दिख रहा है ना, ये इसी किताब का फोटो है, इसी में से ये फोटो निकाला गया है, इसी बुक का फोटो है ये फोटो देखने को मिला। और ये फोटो बहुत बाद में देखा गया, ये तो जाके इन्होंने किताब भी छपवा ली, मर गए, मरने के बाद जो और लोग थे, पढ़ते ही हैं भाई लोगों की किताबें वगैरह, तब वो जाकर के उन्होंने ये इस चीज़ को देखा था, इस चीज़ को नोटिस किया था कि भाई ये है सेल, और सेल की डिस्कवरी का क्रेडिट जो है वो रॉबर्ट हुक को दिया गया फिर। और यहाँ पर सेल है, अब सेल की स्टडी को क्या कहते हैं ये भी बताइए आप लोग, क्या कहते हैं भाई सेल की स्टडी को? सिंपल है। अच्छा, यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज होते हैं, एक शब्द होता है साइटोलॉजी और एक शब्द होता है सेल बायोलॉजी, दोनों में अंतर है। साइटोलॉजी और सेल बायोलॉजी दोनों में अंतर है। साइटोलॉजी क्या है? यहाँ पर देखो, सेल की जो स्टडी है ना, इसको कहते हैं साइटोलॉजी, स्टडी ऑफ सेल, स्टडी ऑफ सेल। सेल की स्टडी को क्या कहा जाता है? साइटोलॉजी कहा जाता है। हालांकि कई जगह पर अब साइटोलॉजी को अब साइटोपैथोलॉजी के नाम से भी जाना जाता है। एक्चुअल में क्या है, साइटोलॉजी जो है वो सेल का जो स्ट्रक्चर है, उसका जो कंपोजिशन है, उसके स्टडी को हम लोग कहते हैं साइटोलॉजी, स्टडी ऑफ सेल स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन, सेल स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन, इसको हम लोग क्या कहते हैं? साइटोलॉजी कहते हैं। अब भाई सेल की डिस्कवरी किसने की है? सेल की डिस्कवरी की थी रॉबर्ट हुक ने, इसलिए फादर ऑफ साइटोलॉजी भी किसे कहा जाता है? फादर ऑफ साइटोलॉजी भी रॉबर्ट हुक को ही कहा जाता है। फादर ऑफ साइटोलॉजी, साइटोलॉजी के फादर कौन है भाई? रॉबर्ट हुक है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। और एट प्रेजेंट ये जो साइटोलॉजी है ना, इसको हम लोग साइटोपैथोलॉजी के नाम से भी जानते हैं। अब साइटोलॉजी का जो मेन पर्पस है वो पैथोलॉजी के लिए हो गया है, तो इसको भी आप लिख सकते हैं, अच्छा पॉइंट है। एट प्रेजेंट नोन एज साइटोपैथोलॉजी, तो अभी इसको ना हम लोग साइटोलॉजी को साइटोपैथोलॉजी, यानी कि अभी बेसिकली पैथोलॉजी से रिलेट कर दिया है इसको, डिजीज वगैरह, डायग्नोसिस वगैरह उससे रिलेट कर दिया है। लेकिन उस समय साइटोलॉजी का मतलब ये हुआ करता था कि स्टडी ऑफ द सेल स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन इज नोन एज द साइटोलॉजी। और ये जो शब्द है साइटोलॉजी, ये किसने दिया था? ये बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। साइटोलॉजी टर्म किसने दिया था? बता सकता है आप में से कोई? टर्म साइटोलॉजी, साइटोलॉजी IMP लगा देना इस पर। साइटोलॉजी शब्द किसने दिया था? है कोई जो बताएगा साइटोलॉजी शब्द के बारे में? साइटोलॉजी जो शब्द है, एक वैज्ञानिक का नाम सुना होगा आपने, हर्टविग, पूरा नाम है उनका ऑस्कर हर्टविग, उन्होंने दिया था। बाय ऑस्कर हर्टविग, ऑस्कर हर्टविग ने यह शब्द दिया था साइटोलॉजी। और ये कब दिया था? 1892 में, 1892 में दिया था, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो ये जो साइटोलॉजी जो शब्द है वो ऑस्कर हर्टविग ने दिया था 1892 के अंदर। अच्छा, और सेल बायोलॉजी क्या होता है? सेल बायोलॉजी, ये मैं आपको पता है क्यों बता रहा हूं, क्योंकि बड़े क्वेश्चन आते हैं इसके ऊपर और बड़े कंफ्यूजिंग भी होते हैं। जैसे आपसे पूछा गया फादर ऑफ साइटोलॉजी, आपने आंसर दे दिया रॉबर्ट हुक। अब आपसे पूछा जा रहा है फादर ऑफ सेल बायोलॉजी, अब आपका क्या आंसर होगा? अभी भी बच्चे वही बोलेंगे फादर ऑफ सेल बायोलॉजी में क्या अंतर है? वही साइटोलॉजी है, वही सेल बायोलॉजी, एक ही बात होगी। तो इसमें भी बच्चे क्या करेंगे? वही रॉबर्ट हुक लगा के आ जाएंगे, जो कि गलत आंसर है। रॉबर्ट हुक नहीं है, फादर ऑफ सेल बायोलॉजी अलग है। सेल बायोलॉजी एक्चुअल में है क्या? जैसे साइटोलॉजी में हमने क्या कहा कि स्ट्रक्चर और कंपोजिशन हमको स्टडी करना है सेल का, वो साइटोलॉजी हो गया। तो सेल बायोलॉजी क्या होता है? सेल बायोलॉजी में बेसिकली हमको स्ट्रक्चर भी स्टडी करना है, उसका फंक्शन भी स्टडी करना है। इसमें यूकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल, ये सब आ जाते हैं। इसमें हमको क्या करना है? स्टडी द स्ट्रक्चर
एंड फंक्शन ऑफ द सेल, फंक्शन ऑफ द सेल इंक्लूडिंग। तो डेफिनेशन से तो दोनों एक जैसे ही लग रहे हैं, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल, ठीक है। लेकिन आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखिएगा, दोनों में थोड़ा थोड़ा सा अंतर है, क्योंकि एग्जाम में, अब वहाँ एग्जाम में आप ये नहीं कहेंगे कि नहीं 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 ये तो एक ही बात है, साइटोलॉजी सेल बायोलॉजी में क्या अंतर है, वहाँ पर ये सब नहीं कर सकते, वहाँ तो आंसर देना पड़ेगा। तो अगर सेल बायोलॉजी के फादर पूछ लिए जाए तो कौन आंसर लगाओगे आप? ध्यान रखिएगा, साइटोलॉजी के फादर तो रॉबर्ट हुक हो गए, लेकिन सेल बायोलॉजी के फादर रॉबर्ट हुक नहीं है, जबकि कहने के लिए दोनों सेम चीज़ें हैं, सुनने देखने में एक जैसी चीज़ लगती है कि साइटोलॉजी भी वही है और सेल बायोलॉजी भी वही है, एक ही बात है, तो दोनों के फादर अलग अलग कैसे हैं? फादर ऑफ सॉइल बायोलॉजी कहा जाता है पैलेड को। पैलेड नाम सुने हो? पैलेड कई सारी डिस्कवरी की है, राइबोसोम की डिस्कवरी की है पैलेड ने, अगर पढ़ा हो थोड़ा बहुत तो राइबोसोम की डिस्कवरी पैलेड ने की है। आपकी ये माइटोकॉन्ड्रिया में जो क्रिस्टी पार्टिकल होते हैं वो पैलेड ने किए हैं। इसके अलावा हमारी बॉडी के अंदर जो न्यूरॉन्स के जो सिनेप्सिस होते हैं ना, न्यूरॉन्स के सिनेप्सिस, उसकी डिस्कवरी की है। हमारी बॉडी के अंदर जो सीक्रेटरी प्रोटीन्स हैं उनकी डिस्कवरी की है इन्होंने। 1974 में इनको नोबेल प्राइज भी मिला है फिजियोलॉजी और मेडिसिन के अंदर, इनके इसी कंट्रीब्यूशन सेल स्ट्रक्चर, केमिस्ट्री और फंक्शन के ऊपर। तो जो पैलेड है, पूरा नाम है इनका जॉर्ज एमिल पैलेड, फादर ऑफ, लिख लीजिए अच्छा पॉइंट है ये, फादर ऑफ सेल बायोलॉजी। तो सेल बायोलॉजी के फादर रॉबर्ट हुक नहीं है, रॉबर्ट हुक को फादर ऑफ साइटोलॉजी डिक्लेयर किया गया है। तो इसके कौन है भाई? डॉक्टर जॉर्ज एमिल पैलेड। बस आप ये पैलेड याद रखिएगा, ठीक है। पूरा नाम तो बहुत कम पूछते हैं, ये पैलेड जो शब्द है ये आपको देखने को मिलता है, पैलेड शब्द। तो ये पैलेड जो है, और अभी अभी डेथ हुई है इनकी 2008 में। ये 1912 से लेकर के 2008 तक का इनका पीरियड है, मतलब 1912 में जन्मे थे और 2008 तक ये रहे हैं, बहुत लंबी उम्र रही है इनकी। तो अभी 2008 में इनकी डेथ हुई है, जॉर्ज एमिल पैलेड। इनको कहा जाता है फादर ऑफ सेल बायोलॉजी। इन्होंने बहुत सारे काम किए और इन्होंने ही माइक्रोस्कोप का यूज किया था, वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का यूज करके इन्होंने ये सारी चीजें डिस्कवर की हैं। तो डिस्कवर्ड मैनी थिंग्स, कई सारी चीजें इन्होंने डिस्कवर की हैं सेल के अंदर बाय यूजिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो कहें अपन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का सही मायने में जो यूज किया है वो इन्होंने ही किया है सेल को लेकर के, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। अगर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की बात की जाती है कि भाई सेल डिस्कवरी में अपने और सेल से लेकर के जो स्टडी है उसमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का सबसे ज़्यादा यूज़ किसने किया है? तो वो जॉर्ज एमिल पैलेड ने ही किया है, ठीक है। तो इन्होंने क्या क्या डिस्कवर किया है भाई? इन्होंने राइबोसोम को डिस्कवर किया है, जब अपन राइबोसोम पढ़ेंगे उस समय फिर आएंगे ये वैज्ञानिक, ठीक है। राइबोसोम के अलावा इन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो क्रिस्टी होते हैं, माइटोकॉन्ड्रियल क्रिस्टी जो पार्टिकल हैं वो इन्होंने डिस्कवर किए हैं। इसके अलावा सीक्रेटरी प्रोटीन उन्होंने डिस्कवर किया है। इसके अलावा हम इंसान की बॉडियों के अंदर जो न्यूरल सिनेप्सिस है, हालांकि ये अपने एग्रीकल्चर वाले बच्चों के लिए कोई इंपॉर्टेंट नहीं है न्यूरल सिनेप्सिस वगैरह, मेन जो है वो राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रियल क्रिस्टी और सीक्रेटरी प्रोटीन, ये तीन चीज़ें हम एग्रीकल्चर वाले बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है। और इसके लिए इनको नोबेल प्राइज़ भी मिला था। नोबेल प्राइज़ कब मिला था इनको? 1974 में वॉन नोबेल प्राइज मिला इनको 1974 के अंदर, ठीक है। काय में मिला था? फिजियोलॉजी और मेडिसिन में मिला था। यही सेल स्ट्रक्चर, केमिस्ट्री और फंक्शन के बारे में समझाने के लिए। इस बात को क्या लिखना है, वो तो इनको मिला था, नोबेल प्राइज मिला था, ठीक है, सेल स्ट्रक्चर, केमिस्ट्री और फंक्शन के बारे में समझाने के लिए। तो याद रखिएगा जॉर्ज एमिल पैलेड ये फादर ऑफ सेल बायोलॉजी है और फादर ऑफ साइटोलॉजी रॉबर्ट हुक को काउंट किया जाता है, रॉबर्ट हुक को माना जाता है। आप में से कोई बता सकता है फादर ऑफ इंडियन साइटोलॉजी कौन है? क्यों भाई, ये भी तो अच्छा पॉइंट है। फादर ऑफ इंडियन साइटोलॉजी, इंडियन साइटोलॉजी के फादर कौन है? ये कौन बताएगा? इंडियन साइटोलॉजी, ये अपने इंडियन, अब क्या लिखा है? क्लियर सर जी, हाँ। तो फादर ऑफ इंडियन साइटोलॉजी कौन है? A.K. शर्मा, पूरा नाम है इनका A.K. अरुण कुमार शर्मा। पूरा नाम क्या है इनका? अरुण कुमार शर्मा, लेट अरुण कुमार शर्मा, अब नहीं है ये, शॉर्ट में इनको A.K. शर्मा कहते हैं। कोलकाता के थे ये। फोटो देखे हो इनका? इंटरनेट पर सर्च करना मिल जाएगा। हालांकि मैं भी एक फोटो आपको दिखा देता हूं अरुण कुमार शर्मा जी का,
तो फोटो में इनको देख लो, कहाँ है भाई हमारे अरुण कुमार शर्मा जी, ये रहे, ये है अरुण कुमार शर्मा जी, ठीक है, ये देख लो। और पैलेट का फोटो देखे हो, चलो उनका भी फोटो दिखा देते हैं। ये तो भाई अपने अरुण कुमार शर्मा जी हैं, ये कौन है भाई, अरुण कुमार शर्मा जी। और जॉर्ज एमएल पैलेट का भी फोटो है अपने पास, वो भी दिखाई देते हैं आपको। क्या है, फोटो से एक इमेज बन जाती है माइंड में, तो चीजें लंबे समय तक याद रह जाती हैं। ये देखिए भाई, इनके जवानी का फोटो है, बुढ़ापे का फोटो अपन ने सोचा क्यों दिखाएं, ये आपको दिखा देते हैं। नोबेल प्राइज विनर रह चुके हैं 1974 में, कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं है। ये है आपके, अच्छा सॉरी इधर मत कीजिए, ये है आपके जॉर्ज एमिल पैलेट, ठीक है। देखो यहाँ पर भी लिखा है 1912 से 2008 तक, ये जॉर्ज एमिल पैलेट है, ठीक है। ये जो अपने अरुण कुमार शर्मा थे, ये कहाँ से थे, कोलकाता से थे, फ्रॉम कोलकाता। छोड़ो इसको, क्या लिखना है यार, कोलकाता वगैरह के सबसे चीज़ें थोड़ी पूछी जाती हैं। ये कहानी आपको क्लियर हुई। रॉबर्ट हुक के बारे में जो बताया, रॉबर्ट हुक से रिलेटेड और ये जो वैज्ञानिक थे इनके बारे में मैंने आपको बताया, इन सब चीज़ों पर क्वेश्चन आ जाते हैं, इसलिए आपको ये सारी चीज़ें बताई गई हैं। तो रॉबर्ट हुक से जुड़ी हुई क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या चीज़ों पर क्वेश्चन आ सकता है, जैसे एक तो भाई पूछ लेंगे कि भाई सेल की डिस्कवरी कब हुई, एक क्वेश्चन तो इसी पर पूछेंगे। तो भाई सेल की डिस्कवरी हुई थी कब, 1665 में। किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने की थी। रॉबर्ट हुक ने का जो एक्सपेरिमेंटिंग मटेरियल था वो क्या था कि भाई कॉर्क टिश्यू था। रॉबर्ट हुक के पास कंपाउंड माइक्रोस्कोप था। कॉर्क टिश्यू के अंदर उन्होंने क्या देखा, हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर देखे, ठीक है, एक हेक्सागोनल शेप के रूम लाइक स्ट्रक्चर देखे, जिनको लैटिन भाषा में सेलुला कहा जाता है। उसी सेलुला से इन्होंने सेल शब्द को डिफाइन किया, मतलब सेल शब्द भी रॉबर्ट हुक ने ही दिया है। और रॉबर्ट हुक की जो अपना किताब का नाम है वो माइक्रोग्राफिया है। अच्छा, कई बार तो क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप किसने डिस्कवर किया, इस पर भी क्वेश्चन कई बार पूछ लेते हैं। कंपाउंड माइक्रोस्कोप, वैसे देखो माइक्रोस्कोप सबसे पहले हैंस और जैकरिस जेनसन ने किया था। चाहो तो इस पॉइंट को भी लिख सकते हो। सबसे पहला माइक्रोस्कोप की अगर हम बात करें, फर्स्ट माइक्रोस्कोप वाज इन्वेंटेड। सबसे पहला माइक्रोस्कोप किसने इन्वेंट किया था, हैंस और जैकरिस जेनसन ने। जैकरिस जेनसन, ये दो वैज्ञानिक थे। वैज्ञानिक क्या कहें, नॉर्मल आदमी थे, चश्मे बनाने वाले थे ये। जो ए.के. शर्मा जी को फादर क्यों कंसिडर किया गया था, भाई फादर, इन्होंने काम किया है भाई सेल बायोलॉजी के ऊपर, इसलिए इनको फादर कंसिडर किया गया है। ऐसे ही थोड़ी ना कंसिडर कर देंगे। अपने इंडिया के अंदर इनका कंट्रीब्यूशन रहा है बहुत। इनकी पूरी बायोग्राफी पढ़ी है, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो पढ़ सकते हैं। गूगल पर सर्च कीजिएगा हु इज़ ए.के. शर्मा जी, या फादर ऑफ इंडियन साइटोलॉजी भी लिखोगे तो भी इन्हीं का नाम आएगा, ए.के. शर्मा जी का, ठीक है। तो अपन बात कर रहे थे किसकी, हैंस और जैकरिस जेनसन की। कि हैंस और जैकरिस जेनसन ये बेसिकली स्पेक्टिकल मेकर थे, कोई वैज्ञानिक वगैरह नहीं थे, चश्मे बनाने वाले थे। आजकल जो रहते हैं ना अपने यहाँ पर चश्मे बनवाने, अरे सर मेरा जो चश्मा खराब हो गया बनाना जरा, तो वो बढ़िया घिस घिस के चश्मा बना देता है आपका, वही लोग थे, कोई वैज्ञानिक नहीं थे ये लोग। तो हैंस और ये हैंस और जैकरिस जेनसन कौन थे, ये बाप और बेटे थे। ध्यान रखिएगा, ये फादर था और ये उनका बेटा था जैकरिस, ये सन था। तो बाप और बेटे की जोड़ी थी। सोचो, इन्होंने बनाया था सबसे पहला माइक्रोस्कोप। कब ये बनाया था इन्होंने, इन 1590 में, 1590 में, 1590 में सबसे पहले माइक्रोस्कोप इन्होंने ही बनाया। इनका माइक्रोस्कोप भी ना बिल्कुल वैसी पर था, जैसे एक ट्यूब ले ली इन्होंने, इस तरह की ट्यूब, और उस ट्यूब के अंदर लेंसेस लगा दिए। एक लेंस भाई यहाँ लगा दिया, एक लेंस भाई यहाँ लगा दिया। इस तरह का इन्होंने माइक्रोस्कोप बनाया था, मतलब इनका माइक्रोस्कोप बेस्ड था लेंसेस इन द ट्यूब। लेकिन इन्होंने कभी भी कोई ऑब्जर्वेशन पब्लिश नहीं कराया। देखी इन्होंने भी काफ़ी सारी चीज़ें। अब पॉइंट ये है कि जब तक आप चीज़ों को उनको पब्लिश नहीं कराओगे तो कैसे पता चलेगा कि भाई ये चीज़ आपकी है। इतिहास में या आने वाले भविष्य में इतिहास की वही चीज़ें याद रह जाती हैं जो पब्लिश होती हैं। आपने क्या काम किया, अब उस चीज़ को आपने ऑन रिटन कभी लिखा ही नहीं, उसको कहीं पब्लिश कराया नहीं, तो आने वाला भविष्य कैसे जानेगा कि भाई आपने क्या किया था। आपने जो किया था वो आपके साथ ही चला गया। इसलिए जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनकी हमेशा डिस्कवरी की रिसर्च पेपर बनाए जाते हैं, लिखवाया जाता है, ठीक है। तो भाई इन्होंने कोई भी ऑब्जर्वेशन नहीं किया, इसलिए इनके नाम पर कोई डिस्कवरी वगैरह की चीज़ें आती नहीं है। हालांकि सबसे पहला माइक्रोस्कोप इन्होंने बनाया था। लेकिन उसके बाद जो एंटोन वॉन लीवेनहॉक, मैंने अभी थोड़ी देर पहले नाम लिया था आपका, जिनको शॉर्ट में हम लोग A.B. लीवेनहॉक भी कह सकते हैं। एंटोन वॉन लीवेनहॉक,
ये जो थे ना, ये बड़े खतरनाक थे भाई माइक्रोस्कोप के मामले में। तो एंटोन वॉन लिविनहॉक, ये अपने 1723 में मरे हैं। ये उन्हीं के समकालीन थे, जो रॉबर्ट हुक थे ना, उन्हीं के समकालीन थे ये, और उनसे उम्र में छोटे ही थे ये, 1632 से लेकर के 1723 तक। हाँ, 1723 तक ये इनका टाइम पीरियड था। तो ये एंटोन वॉन लिविनहॉक एक्चुअल में माइक्रोस्कोप का जो सही इस्तेमाल किया है ना, वो इन्होंने ही किया है। इनको फादर ऑफ माइक्रोस्कोपी भी कहा गया। कहते हैं कि यही वो सबसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने माइक्रोस्कोप का वाकई में सही तरीके से प्रयोग किया है 17वीं शताब्दी में, लेट 17th सेंचुरी में। इनको फादर ऑफ माइक्रोस्कोपी भी कहा जाता है, फादर ऑफ माइक्रोस्कोपी भी इन्हीं को कहा जाता है, क्योंकि माइक्रोस्कोप की जितनी नॉलेज इनको थी उतनी शायद किसी को नहीं थी। और माइक्रोस्कोप का सही मायने में जो इस्तेमाल किया गया है, जो यूज़ किया गया है, वो भी इन्होंने ही किया था। और कोई वैज्ञानिक इतने थे ही नहीं कि उन्होंने इस लेवल का उपयोग किया गया हो माइक्रोस्कोप का। ठीक है, तो ये सब बातें याद की रखिएगा। अब चलते हैं अपन अगले वैज्ञानिक, इन्हीं को चलते हैं, एंटोन वॉन लिविनहॉक को ही। एंटोन वॉन लिविनहॉक लगाइए भाई, इन पर भी आईएमपी, ये भी इंपॉर्टेंट है। सेल की डिस्कवरी में, अब देखो सेल की डिस्कवरी तो हो चुकी, अब वहां पर थोड़ा वो है, उसको आप समझिएगा कि रॉबर्ट हुक ने एक्चुअल में जो डिस्कवर किया था उसके बारे में बात करें कि रॉबर्ट हुक ने क्या डिस्कवर किया था भाई, कि रॉबर्ट हुक ने सेल डिस्कवर किया था, लेकिन वो सेल एक्चुअल में मरा हुआ सेल था। कैसा सेल था वो? डेड सेल था, मरा हुआ सेल था। क्योंकि उन्होंने क्या स्टडी किया था? उन्होंने स्टडी किया था कॉर्क टिश्यू को। उन्होंने क्या स्टडी किया था? कॉर्क टिश्यू को स्टडी किया था। और कॉर्क टिश्यू के अंदर सभी सेल कैसे होते हैं? डेड होते हैं। कॉर्क टिश्यू में जितने भी सेल होते हैं वो सब कैसे होते हैं? डेड सेल होते हैं। यानी कि जब उन्होंने स्टडी किया था, उन्होंने ये जो स्ट्रक्चर देखे थे ना, इस तरह के हेक्सागोनल स्ट्रक्चर, ये अंदर से पूरे खाली पड़े थे, ब्लैंक स्ट्रक्चर थे, इसमें कोई भी लिविंग टिश्यू नहीं था। यानी उन्होंने जो कुछ भी डिस्कवर किया था वो सब डेड था। डेड से मतलब है कि भाई एक प्लांट के पास डेड सेल, मतलब जो प्लांट अगर मर जाए तो उस मरे हुए प्लांट के पास, या डेड जो टिश्यू होता है उसके पास सिर्फ एक ही चीज़ बचती है, और वो होती है ये सेल वॉल। तो एक्चुअल में उन्होंने वहाँ पर क्या देखा था? सेल वॉल देखी थी। अब वो बात और है कि भाई उन्होंने जो सेल देखा था वो जिंदा था कि मरा हुआ था, इससे फर्क नहीं पड़ता, सेल तो उन्होंने देखा था। अब तर्क यहाँ पर ये देंगे कि सर उन्होंने तो मरा हुआ सेल देखा था, डेड सेल था, डिस्कवरी उनको कैसे जा सकती है? वो एक अलग मुद्दा है कि सेल मरा हुआ था कि जिंदा था, लिविंग सेल था कि डेड सेल था, वो एक अलग पॉइंट है। सेल तो था ना, पॉइंट तो ये है कि सेल था। हाँ, वो सेल था, इसलिए डिस्कवरी का क्रेडिट रॉबर्ट हुक को ही जाता है। अब यहाँ पर इन्होंने जो सेल डिस्कवर किया था वो एक्चुअल में डेड सेल था। तो डेड सेल था यानी कि अंदर से ये पूरी की पूरी कैसा था? एम्प्टी था, खाली था, इसमें कोई भी लिविंग टिश्यू नहीं था। तो फिर उनको दिखा क्या? जब कोई लिविंग टिश्यू था ही नहीं वहां पर, तो उनको क्या दिखा? उनको दिखा सेल वॉल। और हमको पता है सेल वॉल ही कैसी होती है? डेड होती है। ये हम लोग सेल वॉल में पढ़ेंगे। सेल वॉल आज भी अगर प्लांट के पास, अगर हम बात करेंगे प्लांट सेल में कोई डेड स्ट्रक्चर बताइए, तो प्लांट सेल का डेड स्ट्रक्चर क्या है? सेल वॉल। तो एक्चुअल में रॉबर्ट हुक ने क्या देखी थी? सेल वॉल ही देखी थी। इसलिए क्वेश्चन कभी कभी ये भी पूछ लेते हैं कि सेल वॉल की डिस्कवरी किसने की? तो सेल वॉल की डिस्कवरी का क्रेडिट भी रॉबर्ट हुक को ही जाता है। कि एक्चुअल में जो रॉबर्ट हुक ने देखा था जो सेल, वो एक्चुअल में सेल वॉल की लाइनिंग ही तो देखी थी। बाकी का तो सेल में तो भाई कुछ था ही नहीं, वो तो खाली पड़े थे, मरे हुए सेल थे। तो सेल वॉल की डिस्कवरी का भी इनको क्रेडिट जाता है। अब पॉइंट ये आता है कि चलो यहाँ तक तो कहानी खत्म होगी, डिस्कवरी वो ले गए, क्रेडिट ले गए डिस्कवरी का। जीवित सेल किसने देखा ये तो बताओ। तो आते हैं भाई एंटोन वॉन लिविनहॉक ने। एंटोन वॉन लिविनहॉक ये कह सकते हैं अपन कि ये, जैसे रॉबर्ट हुक जो थे वो क्या करते थे? अपनी चीज़ों को हमेशा ड्रॉ करते थे, उनके स्केच बनाते थे और किताब पब्लिश की, उसी की वजह से आज उनको पहचान मिली है। यही चीज़ एंटोन वॉन लिविनहॉक ने सोची कि यार ये तो मैं गलती कर रहा था, मेरे पास तो इतने अच्छे अच्छे माइक्रोस्कोप हैं और मेरे से पहले कोई और क्रेडिट ले गया, तो अब मैं भी यही काम करता हूँ, मैं भी उनके ड्रॉ किया करूँगा, मैं भी उनको लिखा करूँगा। तो मैंने कहा ना ये तमाम तरह की चीज़ें कुछ तो भी कर रहे हैं। तालाब का पानी ले आए, बारिश का पानी ले आए, अपने दांतों में से ये फ्लैग निकाल लिया, इसी को चेक कर रहे हैं। तो इन्होंने क्या किया? अपने माइक्रोस्कोप में ही, अपने दांतों में से ही इन्होंने प्लेग निकाला, टीथ स्कम, ये पीलापन जो दम जाता है ना, इसको निकाला। तालाब का पानी ले आए, बारिश का पानी ले आए, और उसके अंदर इन्होंने सबसे पहली बार लिविंग सेल को देखा। यानी कि ये सबसे पहले थे, ही वॉज द फर्स्ट पर्सन, ये सबसे पहले व्यक्ति थे टू सी द लिविंग सेल, जिन्होंने लिविंग सेल को देखा था। काय में? इन दी स्टोर्ड रेन वाटर में देखा, तालाब के पानी में देखा,
और सबसे इंपॉर्टेंट अपने दांतों की गंदगी में देखा, प्लेक या फिर अपन का है टीथ स्कम। इन सब में इन्होंने सबसे पहले लिविंग सेल को देखा, और वो जो लिविंग सेल था वो मूव कर रहा था, जीवित था, और एक्चुअल में वो लिविंग सेल क्या था, वो बैक्टीरिया था। वो एक्चुअल में लिविंग सेल क्या था भाई, बैक्टीरिया था। इसको उन्होंने नाम दिया था एनिमल क्यूल्स। ये जो लिविंग सेल था ना, ये एक्चुअल में बैक्टीरिया था। दैट लिविंग सेल एक्चुअली अ बैक्टीरिया। वो लिविंग सेल क्या था, एक्चुअली में बैक्टीरिया था। अब बैक्टीरिया नाम उन्होंने नहीं दिया, उन्होंने तो उसको उस समय क्या कह दिया कि भाई ये था एनिमल क्यूल्स, एनिमल क्यूल्स, एंड कॉल्ड इट एनिमल क्यूल्स। ठीक है, तो वो एक्चुअल में क्या था, बैक्टीरिया था, और उसको नाम दे दिया इन्होंने एनिमल क्यूल्स या लिटिल एनिमल, छोटा जानवर। भाई मूव कर रहा था ना, अब उस समय इतनी नॉलेज तो नहीं थी लोगों को बस नाम देना था, भाई मूव करने वाली चीज है तो भाई मूव तो हम लोग करते हैं, तो नाम दे दिया उसको छोटा जानवर, लिटिल एनिमल कह दिया, एनिमल क्यूल कह दिया। यानी कि हम ये कहें कि भाई बैक्टीरिया की जो डिस्कवरी है उसका क्रेडिट किसको जाता है, बैक्टीरिया की जो डिस्कवरी है उसका क्रेडिट जाता है एंटोन वॉन लिविनहुक को। ध्यान रखिएगा, इसीलिए तो एंटोन वॉन लिविनहुक को फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कहा जाता है, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। ध्यान रखना, कई सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, कहते हैं माइक्रोबायोलॉजी के फादर तो वो कई किताब में लुईस पास्चर लिखा है, कहीं पर रॉबर्ट कोच लिखा है। बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना, माइक्रोबायोलॉजी के फादर कौन है, एंटोन वॉन लिविनहुक हैं। चाहे आपसे कोई कुछ भी कहे, मैं बता रहा हूं ना, बस ये याद कर लेना, और एकदम ऑथेंटिकेट सोर्स से बता रहा हूं मैं, ऐसे ही नहीं बता रहा। फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कौन है, एंटोन वॉन लिविनहुक ही है, याद रखना। जो लुईस पास्चर का नाम लेते हैं कि लुईस पास्चर है फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, वो फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी है। लुईस पास्चर जो है ना, नोट में लिख लो, चाहो तो इस पॉइंट को लिखना चाहो। लुईस पास्चर, जो लुईस पास्चर है उनको एक्चुअल में फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कहा गया। उसमें भी कई जगह पर कंडीशन है, कई जगह पर कहते हैं कि नहीं लुईस पास्चर नहीं, रॉबर्ट कोच है फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी, तो फिर भी मैं लिखा देता हूं फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी। लुईस पास्चर को फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी नहीं, फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कंसीडर किया गया है। फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी तो एंटोन वॉन लिविनहुक को ही कंसीडर किया गया है। ध्यान रखिएगा, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो एंटोन वॉन लिविनहुक ने भी फिर वो गलती नहीं कही, उन्होंने कहा नहीं अब मैंने डिस्कवर कर लिया है कोई चीज तो अब मैं ऐसे ही नहीं छोड़ूंगा, मैं भी इसको लिखूंगा। तो उन्होंने भी इसको लिखा और इसका फोटो बनाया बाकायदा। ये जो एनिमल क्यूल्स है ना, ये मूव करता हुआ, इसका उन्होंने छोटा फोटो बनाया और बताया लोगों को। और उसी सोसाइटी में इनकी 17 सितंबर 1683 को इन्होंने एक लेटर लिखा एंटोन वॉन लिविनहुक ने। कब, सॉरी, हालांकि ये तारीख वगैरह आपको याद करने की जरूरत नहीं है, ऐसी डिटेल कहीं कोई नहीं पूछता है, सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए बता रहे हैं। तो 17 सितंबर 1683 इस तारीख को इन्होंने अपना जो मतलब इनका जो भी एक्सपेरिमेंट था, जो भी इनकी रिसर्च थी, वो इन्होंने सबमिट करी, सबमिट हिज रिपोर्ट। और कहाँ सबमिट की थी, वही रॉयल सोसाइटी में। रॉयल सोसाइटी जो थी जहाँ पर वही रॉबर्ट हुक वगैरह सब लोग थे, उन्हीं के समकालीन तो थे ये, उन्हीं के हम उम्र कहें 2-3 साल छोटे थे बस, तो वहाँ पर सबमिट कर दी। और 1664 में, नहीं सॉरी 1684 में इनकी ये रिपोर्ट थी वो पब्लिश हो गई थी। 1684 में इनकी रिपोर्ट क्या थी, पब्लिश हो गई थी। और इस रिपोर्ट के अंदर ये सारी चीजें थी। माइक्रोस्कोपिक ऑब्जर्वेशन था प्लेग का, जो उन्होंने अपने दांतों से ही निकाला था, रेन वाटर का था, तालाब के पानी का था, जिसमें बैक्टीरिया की डिस्कवरी के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो माइक्रोस्कोप का भी सही मायने में यूज इन्होंने किया है, इनको फादर ऑफ माइक्रोस्कोपी भी कहते हैं। बैक्टीरिया की डिस्कवरी भी इन्होंने की है, तो इनको फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी कहते हैं। तो अब वो क्वेश्चन के ऊपर है कि क्वेश्चन कैसा पूछा जाता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि सेल डिस्कवर्ड बाय, कि भाई सेल की डिस्कवरी किसने की थी, तो आंसर क्या होगा, रॉबर्ट हुक होगा, क्योंकि यहां पर नॉर्मल हमसे सेल बोला गया है कि सेल डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक। अब अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए कि नहीं आप ये बताइए लिविंग सेल डिस्कवर्ड बाय, अगर इस तरह से क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि भाई लिविंग सेल किसने डिस्कवर किया था, तो अब कंडीशन अप्लाई कर दी है। अब जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसने लिविंग शब्द जोड़ दिया है, तो लिविंग सेल में फिर रॉबर्ट हुक नहीं आएगा, तो फिर यहां पर एंटोन वॉन लिविनहुक आ जाएगा। अब दिक्कत वही है ना कि एंटोन वॉन लिविनहुक ने लिविंग सेल किया, लेकिन रॉबर्ट हुक के बाद डिस्कवर किया।
तो भाई जो पहले आता है उसी का नाम गाया जाता है, उसी के गुणगान किए जाते हैं। तो यहाँ पर गुणगान किसका हो रहा है? रॉबर्ट हुक का हो रहा है कि रॉबर्ट हुक ही फादर ऑफ साइटोलॉजी है। भले ही उन्होंने मरा हुआ सेल डिस्कवर किया था, लेकिन सेल डिस्कवरी तो उन्होंने ही की है, तो क्रेडिट भी उन्हीं को ही जाएगा। क्लियर? ये कहानी खत्म होती है सेल डिस्कवरी को लेकर के। सेल डिस्कवरी पर इनसे ज़्यादा क्वेश्चंस और नहीं पूछते, मैंने तो आपको फिर भी बहुत सारी चीज़ें डिटेल में समझा दी हैं। अब चलते हैं हम लोग सेल थ्योरी पर। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट सेल थ्योरी, इसको आप थोड़ा समझिएगा। सेल थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज भी काफ़ी सारे क्वेश्चन JRF एग्जाम में और दूसरे एग्जामों में पूछे जाते हैं। तो सेल थ्योरी दो एग्जाम नहीं, दो सॉरी दो वैज्ञानिक हैं और नाम शायद आप लोगों ने सुने होंगे, शायद क्या सभी लोगों ने सुने होंगे। भाई JRF की तैयारी कर रहे हो तो सेल थ्योरी किसने दी थी, ये नाम तो सभी ने सुने होंगे। एक था शील्डन और एक थे श्वान। देखा है, फोटो भी देखे होंगे सभी ने, मैं भी दिखा देता हूँ आपको फोटो। कौन से पैसे लगने हैं फोटो देखने के और कौन सा ये बुरा मान जाएंगे। ये रहे भाई, देखो शील्डन एंड श्वान, ये हैं दोनों वैज्ञानिक, सेल थ्योरी के दाता, सेल थ्योरी के जनक। सेल थ्योरी बेसिकली इन्होंने ही दी थी। सेल थ्योरी को हम लोग सेल डॉक्ट्राइन भी कहते हैं। तो दो वैज्ञानिक आपको दिख रहे हैं यहाँ पर, शील्डन एंड श्वान। ये जो आपको दिख रहे हैं इनका पूरा नाम था मैथियास शील्डन, ये है मैथियास शील्डन और ये है थियोडोर श्वान। ठीक, ये दो वैज्ञानिक थे। इन्हीं दोनों वैज्ञानिकों को क्रेडिट जाता है सेल थ्योरी का। अब सेल थ्योरी में क्या है, क्या चीज़ है, उसके बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम बात करें शील्डन की। इनकी स्पेलिंग थोड़ी सी देखना, बड़ी समस्या है, ऐसे ऐसे टफ नाम रखते हैं ये लोग। खुद की स्पेलिंग खुद लिखें तो गलत हो जाए, अपने जैसे नाम रख लेते सिंपल, रामू श्यामू तो कितना बढ़िया रहता। तो शील्डन और श्वान ये दो चीज़ें, दो लोग हैं। कुछ लोगों को ये भी लगता है कि भाई दोनों ने साथ मिलकर के थ्योरी दी है। नहीं, दोनों ने साथ मिलकर के नहीं दी, दोनों ने अलग अलग दी हैं। दोनों के अलग अलग पब्लिकेशन है, एक साथ नहीं है। दोनों ने इंडिपेंडेंटली, हाँ जानते थे एक दूसरे को, ये जानते थे। और ये कहें कि भाई कि जो पहले आया उसको पहले मिल गया, ये भी इसका भी एक बढ़िया एग्जाम्पल है कि भाई आप अगर कोई भी काम करें तो पहले से कर दो तो आपको पहचान मिल जाएगी। तो यहाँ पर शील्डन और श्वान के साथ भी ऐसा ही मान के चलो। पहले मैं शील्डन के बारे में बात करता हूँ आपसे। SCHLEDEN, शील्डन। पूरा नाम क्या था इनका? मैथियास शील्डन, या उससे भी पूरा नाम था मैथियास जैकब शील्डन, ये पूरा नाम था इनका। तो शील्डन, इनकी जो डिस्कवरी है वो आती है 1838 में। यानी इन्होंने जो अपना आर्टिकल था, यानी इनकी जो रिसर्च थी वो 1838 में पब्लिश करवा ली थी। ध्यान रखिएगा, कब? 1838 में पब्लिश हो गई थी। ये बॉटनी डिपार्टमेंट में थे, बॉटनी डिपार्टमेंट के ये प्रोफेसर थे। बिल्कुल सही कहा, एक बॉटनिस्ट थे, एक जूलॉजिस्ट थे। अब इसमें भी कंफ्यूजन होता है कौन बॉटनिस्ट था कौन जूलॉजिस्ट था। तो ये जो शील्डन थे ना, ये थे बॉटनिस्ट, ये बॉटनिस्ट थे, बॉटनिस्ट थे ये, ठीक है, ये बॉटनिस्ट थे। ये यूनिवर्सिटी ऑफ जेना यूनिवर्सिटी है, गूगल पर सर्च करना कभी मिल जाएगी। वहां पर ये असिस्टेंट प्रोफेसर थे, असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं, प्रोफेसर थे, बॉटनी डिपार्टमेंट के प्रोफेसर थे ये। ही वॉज द प्रोफेसर ऑफ बॉटनी, बॉटनी के प्रोफेसर थे। कहां पर? एट द यूनिवर्सिटी ऑफ जेना। ऐसे तो ना जाने और कहां पर इन्होंने काम किया है, लेकिन मैं उस समय का जिक्र तब इसलिए कर रहा हूं क्योंकि उसी समय 1838 में ही ये सारी डिस्कवरी हुई है। तो जब ये डिस्कवरी की, जब ये सेल थ्योरी इन्होंने दी, उस समय वो बॉटनी डिपार्टमेंट के प्रोफेसर थे यूनिवर्सिटी ऑफ जेना में। और वहां पर इन्होंने एक किताब लिखी थी जिसका नाम था कॉन्ट्रीब्यूशन टू फाइटोजेनेसिस। यहां पर इनकी एक किताब का नाम था ही रॉट किताब का नाम याद रख लीजिएगा, कॉन्ट्रीब्यूशंस टू फाइटोजेनेटिक्स। क्या है अभी गले के अंदर? कॉन्ट्रीब्यूशंस टू फाइटोजेनेसिस, फाइटोजेनेसिस, ये इनकी किताब का नाम था। इस पर IMP लिखना, किताब बोल दो या कोई पब्लिकेशन बोल दो, रिसर्च पेपर बोल दो, जो आप बोलना चाहो। ये एक्चुअल में पब्लिश हुई थी 1838 में। हम जो कहते हैं ना 1838, तो 1838 में एक्चुअल में ये किताब पब्लिश हुई थी उनका ये आर्टिकल पब्लिश हुआ था, कॉन्ट्रीब्यूशन टू फाइटोजेनेसिस। इसी कॉन्ट्रीब्यूशन टू फाइटोजेनेसिस के अंदर ये बताया गया है, ये सेल थ्योरी के बारे में बताया गया। इन्होंने एक चीज बताई थी कि जितने भी प्लांट ऑर्गेनिज्म है, उनके जितने भी पार्ट हैं, चाहे रूट हो, स्टेम हो, लीफ हो,
कोई भी पार्ट हो, तो डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ द सेल, वो सेल के बने हुए हैं। ये बात इन्होंने सबसे पहली बार बताई थी। इसी के अंदर इन्होंने ये बात बताई, ही स्टेट्स दैट डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट ऑर्गेनिज्म, जितने भी प्लांट ऑर्गेनिज्म हैं और उनके जो डिफरेंट पार्ट हैं वो सब काय से बने हैं, आर कंपोज्ड ऑफ द सेल, सेल के बने हुए हैं। ये बात यहां पर इन्होंने बताई। यानी हम ये कह सकते हैं कि भाई अगर आपसे पूछ लिया जाए कि प्लांट सेल थ्योरी किसने दी, तो प्लांट सेल थ्योरी जो है वो आप इनको कह सकते हो कि भाई इन्होंने जो वर्क किया था वो प्लांट के ऊपर किया था। तो प्लांट सेल थ्योरी, प्लांट सेल थ्योरी जो है वो क्रेडिट इनको जाता है, शील्ड। ठीक, तो याद रखिएगा। तो ये जर्मन के थे, जर्मनी के जर्मन बोटनिस्ट इनको हम कह सकते हैं। ठीक है, इन्होंने प्लांट सेल के स्ट्रक्चर को स्टडी किया था और इन्होंने बड़ा सिंपल सा स्टेटमेंट दिया क्या कि जितने भी प्लांट्स होते हैं वो सब सेल के बने होते हैं। ठीक, अब आते हैं भाई श्वान पर। अच्छा, ये मैंने जर्मन वाला शब्द यहां लिखा है क्या, ये भी लिख लेना। कहाँ के थे ये, जर्मन के थे, जर्मन बॉटनिस्ट थे ये। ठीक है, तो जर्मनी में ही है ये, आपकी यूनिवर्सिटी ऑफ जेना। अब बात करते हैं अपन श्वान। श्वान जो थे ये भी प्रोफेसर हैं, ये प्रोफेसर थे उस समय, ये भी जर्मन जूलॉजिस्ट थे और ये आपके बेल्जियम में एक यूनिवर्सिटी थी, कैथोलिक यूनिवर्सिटी ऑफ लिवन। हाँ, कैथोलिक यूनिवर्सिटी ऑफ लिवन एक यूनिवर्सिटी हुआ करती थी बेल्जियम में, अभी भी है नहीं है पता नहीं। वहां पर ये एनाटॉमी डिपार्टमेंट के प्रोफेसर थे, ये पूरी तरह से एनिमल पे काम करते थे। ये जूलॉजिस्ट थे, जूलॉजिस्ट मतलब एनिमल पर इनका स्टडी हुआ करता था। तो उस समय जब ये काम हुआ है, मतलब उस समय जब इन्होंने डिस्कवरी की, एक्चुअल में इनकी डिस्कवरी ठीक 1 साल बाद लेट हुई है। इनकी जो डिस्कवरी थी वो 1839 में आई है और काम दोनों ने साथ में ही किया था, इस बात को भी ध्यान रखना। काम जो है वो दोनों ने साथ मिलकर के किया, दोनों एक दूसरे को जानते भी थे, मिले जुले थे कि हाँ भाई हम दोनों अपनी अपनी पब्लिक काम उस पर काम कर रहे हैं, दोनों का काम मिलता जुलता है। लेकिन चूंकि इन्होंने सबसे पहले पब्लिश करा लिया तो ये 1838 हो गया। जब इन्होंने पब्लिश कराया उसके बाद श्वान को देखा यार ये तो बड़ा वैसा निकला आदमी यार, इसने तो अपना काम पब्लिश करा लिया, मैं कैसे पीछे रह गया। तो इन्होंने भी जल्दी जल्दी कंप्लीट किया अपना काम और इन्होंने ठीक 1 साल बाद 1839 में इन्होंने भी पब्लिश करा दिया। ये एक्चुअल में काम कर रहे थे किसके ऊपर, प्लांट के ऊपर। और इन्होंने जो इनका जो रिसर्च पेपर था उसका नाम था माइक्रोस्कोपिकल रिसर्च, बड़ा लंबा चौड़ा है, इनटू द अकॉर्डेंस इन स्ट्रक्चर एंड ग्रोथ ऑफ एनिमल एंड प्लांट। आपको याद करने की कोई जरूरत नहीं है। ओमनिस सेलुला ई सेलुला, ये इस पर भी आएंगे, ये इनका दिया नहीं है। ओमनिस सेलुला ई सेलुला जो है वो रुडोल्फ विर्चो ने दिया था, उसको ही बताएंगे। तो भाई इनका जो रिसर्च पेपर था वो था माइक्रोस्कोपिकल रिसर्च। अब चल लिख लो, बोल ही रहे हैं तो लिख ही लो। इन्होंने जो काम किया, ये क्या थे, एनाटॉमी डिपार्टमेंट में प्रोफेसर थे, प्रोफेसर एट एनाटॉमी डिपार्टमेंट, एनाटॉमी डिपार्टमेंट में प्रोफेसर थे। कहां पर थे, आपके कैथोलिक यूनिवर्सिटी बेल्जियम के अंदर। तो इन्होंने उस समय पब्लिश किया माइक्रो जो प्लांट हैं, जो एनिमल हैं, उनके अंदर जो ग्रोथ है, उनकी जो स्ट्रक्चर है, उन पर माइक्रोस्कोपिकल रिसर्च उनका नाम था। वैसे आपको याद करने की जरूरत नहीं है, ये माइक्रोस्कोपिकल सिर्फ मैं आपकी नॉलेज के लिए लिखवा रहा हूं, माइक्रोस्कोपिकल रिसर्च ऑन अकॉर्डेंस टू द स्ट्रक्चर एंड ग्रोथ ऑफ द एनिमल एंड प्लांट। कैसे लंबे लंबे नाम लिखे हैं, अकॉर्डेंस टू द स्ट्रक्चर एंड ग्रोथ ऑफ प्लांट एंड एनिमल, प्लांट एंड एनिमल। तो इनका जो मेन काम था ना वो बेसिकली इन एनिमल के ऊपर था। तो इन्होंने अपने इसी रिसर्च पेपर में बताया कि जितने भी एनिमल्स होते हैं, ऑल एनिमल्स आर कंपोज्ड ऑफ दी सेल। इन्होंने बताया कि जितने भी एनिमल्स हैं वो सब की सब काय के बने हुए हैं भाई, सेल के बने हुए हैं। यानी एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि एनिमल सेल थ्योरी किसने दी थी, इन्होंने दी थी। एनिमल सेल थ्योरी, एनिमल सेल थ्योरी जो है वो आपकी श्वान ने दी थी। तो इस पर भी क्वेश्चन पूछते हैं। इनका पूरा नाम था थियोडोर श्वान, जब भी जर्मनी के थे, जर्मन जूलॉजिस्ट थे। इन्होंने एनिमल सेल को स्ट्रक्चर को स्टडी किया और ये सेंटेंस दिया, ये कहा कि ऑल एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल। उसके बाद जब ये सारा काम काज हो गया, इन्होंने अपनी रिसर्च पब्लिश कर दी, उन्होंने अपनी रिसर्च पब्लिश कर दी। अब जो दोनों की रिसर्च आ ही गई है मार्केट में, तब ये दोनों मिलने के बाद इन्होंने फिर अपने और रिजल्ट जो बाकी की और जो स्टडी थी उनको कंपेयर किया, देखा कि सब कुछ सिमिलर ही है, बस फर्क इतना है कि भाई आपने प्लांट के ऊपर काम किया है और मैंने एनिमल पे काम किया है, लेकिन है सब कुछ सेम।
उनके रिजल्ट, उनकी जो आपके रिजल्ट वगैरह थे, जो रिसर्च थी उसमें बहुत सारी सिमिलरिटीज थी। तब जाकर के इनकी जो दोनों की रिसर्च थी उनको कंपाइल करके सेल थ्योरी का नाम दिया गया। किसका नाम दिया गया भाई? फिर सेल थ्योरी का नाम दिया गया। इसी को हम लोग सेल डॉक्ट्राइन भी कहते हैं, सेल डॉक्ट्राइन, ये जो नाम है वो दिया गया। ठीक है, और क्रेडिट कब दिया जाता है? 3839 ऐसे लिखा जाता है। तो कई लोग सोचते हैं ना 1838 39, इसका मतलब ये हो गया कि हो सकता है जैसे अपन अभी कहते हैं ना 2024-25 ऐसे लिखा होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि ऐसे 2024-25 है, ये मतलब नहीं है। इसका मतलब ये है कि 38 में आपका जो शील्डन थे उन्होंने काम किया था और 39 में श्वान ने काम किया था। ठीक है, तो ये सेल थ्योरी और जो सेल डॉक्ट्राइन है ये किसके द्वारा दी गई है? ये शील्डन और श्वान के द्वारा दी गई है, शील्डन एंड श्वान के द्वारा दी गई है और इंडिपेंडेंटली दी गई है। इंडिपेंडेंटली, दोनों ने अलग अलग दी है, बिल्कुल सही बात है, अलग अलग दी है दोनों ने। ठीक है, ये शील्डन जो थे इन्होंने प्लांट के ऊपर काम किया है, प्लांट के ऊपर काम किया है, और श्वान जो है उन्होंने एनिमल के ऊपर काम किया है। ये अंतर है, ठीक है, दोनों के अंदर। इस बात को ध्यान रखना, एक तो ईयर याद रखना इसके अंदर बड़ा इंपॉर्टेंट है, और दूसरा यहाँ पर किसने प्लांट के ऊपर काम किया है और किसने एनिमल के ऊपर काम किया है, ये याद रखना। अब आते हैं हम लोग भाई सेल थ्योरी के फीचर्स क्या हैं। एक्चुअल में सेल थ्योरी जब बन के तैयार हुई तो सेल थ्योरी के अंदर क्या बताया गया, ये है बड़ा इंपॉर्टेंट। तो जब इन्होंने जो सेल थ्योरी दी थी इन दोनों ने, तो उसके अंदर इन्होंने दो प्रिंसिपल्स यूज किए, या हम कह सकते हैं दो प्रिंसिपल या दो फीचर्स हैं सेल थ्योरी के। टू प्रिंसिपल्स ऑफ द सेल थ्योरी। सेल थ्योरी के कितने प्रिंसिपल्स दिए इन्होंने? दो। ध्यान रखिएगा, प्रिंसिपल आज की तारीख में तो 3 है, लेकिन इन्होंने केवल 2 ही दिए थे। ये जो बच्चे ने कहा है ना नितिन ने अभी, ओमनिस सेलुला ई सेलुला, ये बाद में ऐड किया गया है, ये इनकी देन नहीं है। ओमनिस सेलुला ई सेलुला इन दोनों की देन नहीं है। इन्होंने तो केवल 2 ही प्रिंसिपल दिए थे, यानी जो सेल थ्योरी में प्रिंसिपल्स थे, या फिर अपन कहें सेल थ्योरी के जो प्रेमिसेस थे, वो 2 ही थे। मतलब उसमें 2 कंपोनेंट थे। क्या थे वो 2 कंपोनेंट? पहला कंपोनेंट, ये बिल्कुल एज इट इज याद करना जो मैं आपको समझा रहा हूं। पहला कंपोनेंट या पहली जो बात इन्होंने कही अपनी सेल थ्योरी में, वो कहा कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो या तो सिंगल सेल के या मोर नंबर ऑफ सेल के बने हुए हैं। पहला तो इन्होंने ये कहा कि ऑल दी लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब लिविंग ऑर्गेनिज्म में तो सब आ जाते हैं, ध्यान रखिएगा, इसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म में आपके प्लांट भी हैं, एनिमल भी हैं, सब लोग हैं। तो ये सब काय के बने हैं? आर मेड अप ऑफ 1 और मोर सेल। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो 1 और 1 से अधिक सेल के बने हुए हैं। ये सबसे पहला प्रिंसिपल था सेल थ्योरी का, ये सबसे पहला फीचर्स था। दूसरी बात जो इन्होंने कही इसी सेल थ्योरी के अंदर कि सेल जो है वो एक बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। एक सेल जो होता है, सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। तो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है, ठीक है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सभी की, ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उन सभी की बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। ये 2 बातें इन्होंने कही। ठीक, अब जो तीसरा सेंटेंस है इसके अंदर जो बच्चे ने कहा है ना ओमनिस सेलुला ई सेलुला, वो इन्होंने नहीं बताया। तो कई बार क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकते हैं कि भाई शील्डन और श्वान ने जो प्रिंसिपल दिए थे वो एक्चुअल में कितने दिए थे? 2 दिए थे। ठीक, कौन कौन से थे? कि एक तो सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म 1 या 1 से अधिक सेल के बने होते हैं, और दूसरा दिया था कि एक सेल ही है जो कि बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म की। ठीक है, यहां तक कहानी खत्म होगी। अब एंट्री होती है रुडोल्फ विर्चो की। वैज्ञानिक कौन है भाई? रुडोल्फ विर्चो। कुछ समय बाद इनकी एंट्री होती है। विर्चो, कैसे कैसे नाम रखते हो, विर्चो। ये देखिए आप लोगों ने इसका भी फोटो है अपने पास, दिखा देते हैं, और गूगल पे मिल जाएगा, आप चाहो तो वहां भी देख सकते हो, पर जरूरत क्या है, अपने पास है तो हम ही दिखा देते हैं। ये देखो भाई, ये रहे रुडोल्फ विर्चो। ब्लैक एंड व्हाइट है लेकिन अच्छा लग रहा है, ठीक है, और बढ़िया लग रहा है, हैंडसम भी लग रहा है। अच्छा, ये है ना, ये जो इस तरह के जो चश्मे हैं ना, ये इन्होंने पहन रखे हैं, ये बड़े पॉपुलर थे उस समय पर, ऐसे गोल एकदम सिंपल से चश्मे हुआ करते थे, अपने महात्मा गांधी भी लगाते थे। सॉरी। तो ये जो रुडोल्फ विर्चो है ना, इन्होंने आकर के बाद में इन्होंने कहा कि भाई थोड़ा सा इन्होंने मॉडिफिकेशन किया। ये मॉडिफिकेशन किया था इन्होंने 1858 के समथिंग में। तो इन्होंने, ये सबसे पहले वैज्ञानिक थे जो सेल थ्योरी को इन्होंने मॉडिफाई किया, और मॉडिफाई करके उसमें एक तीसरा टेनेंट ऐड किया, मतलब तीसरा प्रिंसिपल इसमें ऐड किया, और अपनी एक नई थ्योरी बना दी। है तो फिर भी अभी वो सेल थ्योरी ही है, लेकिन चूंकि इन्होंने अपनी एक नया पॉइंट उसमें ऐड करके और उस सेल थ्योरी को एक नया नाम दे दिया, कह दिया कि ये सेल लिनेज थ्योरी है।
तो इन्होंने क्या फॉर्मुलेट किया, सेल लिनेज थ्योरी। ही फॉर्मुलेटेड सेल लिनेज थ्योरी। इन्होंने क्या बताई, सेल लिनेज थ्योरी बता, अरे सॉरी ये क्या कर दिया, सेल लिनेज थ्योरी। ये सेल लिनेज थ्योरी कुछ नहीं है वही सेल थ्योरी, बस इन्होंने एक नई चीज उसमें ऐड कर दी। और इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा सेल लिनेज थ्योरी में कि सेल इज द हेरिडिटी यूनिट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ये सेल लिनेज थ्योरी का मतलब क्या है कि सेल इज द हेरिडिटी यूनिट। एक तो ये बात हुई, सेल इज द हेरिडिटी यूनिट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है उसकी जो हेरिडिटी यूनिट है वो सेल है, वो ये सेल लिनेज थ्योरी के अंदर इन्होंने बताया। इसके अलावा इन्होंने बताया कि भाई जो सेल थ्योरी है उस वही सेल थ्योरी थी, ये सेल थ्योरी को इन्होंने मॉडिफाई किया और देखा कि भाई वहां पर उन्होंने सिर्फ दो बात बताई है शील्डन और स्वान ने, कि भाई पहला कि भाई सभी ऑर्गेनिज्म इससे बने हुए हैं सेल से, और सेल ही बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। इन्होंने फिर उसमें तीसरा पॉइंट ऐड किया, यानी कि हम कह सकते हैं कि ही वॉज द फर्स्ट टू मॉडिफाई द सेल थ्योरी। मॉडिफाई सेल थ्योरी को मॉडिफाई करने वाले सबसे पहले वैज्ञानिक यही थे। इन्होंने ही ऐड किया था, ही एडेड थर्ड प्रिंसिपल। इन्होंने थर्ड प्रिंसिपल जो है वो उसके अंदर ऐड किया। आप इसको प्रिंसिपल कहें, टेनेंट कहें, स्टेटमेंट कहें, जो भी आपकी मर्जी है वो कह सकते हो। तो इन्होंने तीसरा प्रिंसिपल या तीसरा टेनेंट उसमें ऐड किया, और वो तीसरा प्रिंसिपल क्या था, इनका एक बड़ा पॉपुलर फेमस फ्रेज था, ओमनिस सेलुला ई सेलुला, जिसका मतलब होता है कि ऑल सेल अराइजेस ओनली फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल। और वो तीसरा प्रिंसिपल क्या था, ऑल सेल all cell arises from the pre-existing cell, कि जितने भी सेल हैं वो सब प्री एग्जिस्टिंग सेल से अराइज होते हैं, केवल और केवल प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही अराइज होते हैं। ठीक है, और ये एक्चुअल में ओमनिस सेलुला ई सेलुला का मतलब है। एक बड़ा पॉपुलर उनका फ्रेज था, फ्रेज मतलब एक कहावत उन्होंने बोली थी उस समय, वो थी ओमनिस सेलुला ई सेलुला। तो इससे भी क्वेश्चन आ जाता है ओमनिस सेलुला ई सेलुला। तो ये पॉपुलर फ्रेज था ओमनिस सेलुला ई सेलुला। इस ओमनिस सेलुला ई सेलुला का मतलब था ऑल सेल अराइजेस फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल, और ये जाकर के बन गया थर्ड प्रिंसिपल। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, हम ये कह सकते हैं कि भाई सेल थ्योरी की आत्मा है ये, सेल थ्योरी की बैकबोन बन गया ये तीसरा ये प्रिंसिपल था। इट बिकम्स द बैकबोन्स ऑफ द सेल थ्योरी, सेल थ्योरी की बैकबोन बन करके निकला ये। ठीक है, इसको अगर हटा दिया जाए तो फिर सेल थ्योरी में बचेगी क्या क्या? भाई सेल थ्योरी में ठीक है आपने सारी चीजें बताई, लेकिन ये तो बताया नहीं कि भाई सेल जो होती है, हाँ इनकी बुक है सेलुलर पैथोलॉजी वगैरह, तो भाई ये तो बताया नहीं अपन ने कि सेल काय से बनता है। तो सेल बेसिकली सेल से ही बनता है, नया सेल जो होगा वो हमेशा प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही डेवलप होगा। ठीक, ये याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं हम लोग प्रोटोप्लाज्म की। ठीक है, सेल थ्योरी से रिलेटेड सारी चीजें जो है वो अपनी समाप्त होती हैं। इन वैज्ञानिकों के बारे में याद रखिएगा जो मैंने अभी आपको बताए थे, शील्डन, श्वान, रुडोल्फ विर्चो। अभी मैं एक क्वेश्चन भी पूछूंगा आपसे, ठीक है, सेल थ्योरी को लेकर के, अगर आपने ठीक से समझ लिया है तो आप आंसर दे पाएंगे उसका। चलो अब बात करते हैं अपन लोग प्रोटोप्लाज्म की। प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, पहले तो भी बात करता हूं प्रोटोप्लाज्म शब्द किसने दिया था। पहला पॉइंट तो यही है, टर्म प्रोटोप्लाज्म, कि ये जो प्रोटोप्लाज्म शब्द है ये किसने दिया था, बताइए भाई, कौन बताएगा आप में से। इंपॉर्टेंट लगा दीजिए इस पर, IMP, इस पर भी क्वेश्चन पूछे गए हैं कई एग्जाम में। कौन बताएगा भाई, प्रोटोप्लाज्म शब्द किसने दिया था। वैज्ञानिक का नाम है परकिंजी। परकिंजी ने दिया था। किसने दिया था, परकिंजी, नाम ही ऐसे हैं क्या करें परकिंजी ने दिया था। कब दिया था ये, 1840 में, 1840 में दिया गया था, 1840 में परकिंजी ने प्रोटोप्लाज्म शब्द। प्रोटोप्लाज्म है क्या चीज, जो लिविंग सेल थे। एक्चुअल में परकिंजी ने कहा था, एनिमल के ऊपर स्टडी किया था कि एनिमल के अंदर जो भी ज्यूसी लिविंग सब्सटेंस है उसके लिए शब्द का इस्तेमाल किया गया था। जैसे कि मान लीजिए ये एनिमल सेल हो गया, तो इस एनिमल सेल के अंदर जितना भी ये जो सब्सटेंस नजर आ रहा है अंदर, भाई जितना भी सब्सटेंस होगा वो सब क्या होगा, लिविंग होगा। ठीक है, तो अंदर का ये जो लिविंग ज्यूसी सब्सटेंस है, ये लिविंग ज्यूसी सब्सटेंस ही क्या है, यही है प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म। ठीक है,
इसी को क्या कहते हैं, प्रोटोप्लाज्म। और एक प्रोटोप्लास्ट अलग होता है, इसको नोट में करके लिखना, बहुत सारे बच्चे प्रोटोप्लाज्म और प्रोटोप्लास्ट में कंफ्यूजन होते हैं। प्रोटोप्लास्ट ये अलग चीज है, ध्यान रखना। प्रोटोप्लाज्म एकदम अलग है और प्रोटोप्लास्ट एकदम अलग है। कोई बता सकता है प्रोटोप्लास्ट क्या होता है? प्रोटोप्लास्ट क्या बताया बच्चे ने? साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस। हाँ, जितना भी है, प्रोटोप्लाज्म का मतलब होता है ऑल द लिविंग मटेरियल, जितना भी लिविंग मटेरियल सेल के अंदर प्रेजेंट है, प्रेजेंट इनसाइड दी सेल, सेल के अंदर जितना भी लिविंग मटेरियल प्रेजेंट है वो सब क्या है, प्रोटोप्लाज्म है, जिसमें आपका साइटोप्लाज्म हो गया, न्यूक्लियस वगैरह सब आ जाते हैं। हाँ, मैं वो पूछ रहा था, प्रोटोप्लास्ट बताइए कि भाई प्रोटोप्लाज्म तो चलो ठीक है, ये है, प्रोटोप्लास्ट क्या चीज होती है? बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं प्रोटोप्लाज्म और प्रोटोप्लास्ट के अंदर। कई लोग तो एक ही जैसे एक ही मान करके चलते हैं, एक चीज नहीं है, ये अलग अलग है। प्रोटोप्लास्ट, देखिए इसमें प्रोटोप्लास्ट में ध्यान रखिएगा, ये शब्द जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ प्लांट के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, क्योंकि यहां पर सेल वॉल होना बहुत जरूरी है। प्लांट के अंदर क्या होता है, जैसे कि ये प्लांट हो गया, ये प्लांट है, प्लांट के पास दो लेयर होती हैं। सबसे बाहर की जो लेयर होती है उसको कहते हैं सेल वॉल, और अंदर की जो लेयर होती है उसको कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, वहीं एनिमल की अगर हम बात करें, जैसे कि ये अपना एनिमल सेल है, ये कैसा सेल है भाई, एनिमल सेल। एनिमल सेल के पास सिर्फ एक ही लेयर होती है और वो सेल मेम्ब्रेन ही है, एनिमल के पास सेल वॉल नहीं होती। तो यहां पर क्या भाई, सेल वॉल है और सेल मेम्ब्रेन दोनों है। अगर इसमें से मैं कोई ट्रीटमेंट करके कैसे भी करके इसकी सेल वॉल को रिमूव कर दूं, इफ सेल वॉल रिमूव्ड, अगर यहां से सेल वॉल को रिमूव कर दिया जाए फ्रॉम दी प्लांट सेल, फ्रॉम दी प्लांट सेल, तो ये सेल कैसा हो जाएगा भाई, नेकेड हो जाएगा। इसको हम कहेंगे कि भाई ये नेकेड प्लांट सेल है, नेकेड प्लांट सेल। हमने क्या कर दिया भाई, उसकी सेल वॉल हटा दी तो नेकेड प्लांट सेल हो गया, यानी कि प्लांट सेल विदाउट सेल वॉल, दैट इज कॉल्ड एज दी प्रोटोप्लास्ट। उसको क्या कहा जाता है, प्रोटोप्लास्ट कहा जाता है। इसको हम क्या कहेंगे, प्रोटोप्लास्ट कहेंगे। प्लांट सेल विदाउट सेल वॉल, विदाउट सेल वॉल, बिना सेल वॉल की जो सेल प्लांट सेल होती है उसको प्रोटोप्लास्ट कहा जाता है। और ये जो प्रोटोप्लास्ट शब्द है ये किसने दिया था, ये कौन बताएगा भाई? ये जो शब्द है प्रोटोप्लास्ट, इस पर भी क्वेश्चन आता है। प्रोटोप्लास्ट, ये टर्म जो है प्रोटोप्लास्ट, ये दिया था हैंस्टीन ने। नाम सुने वैज्ञानिक का, हैंस्टीन, HANSTEIN, हैंस्टीन ने दिया था 1880 में। IMP लगाना इस पॉइंट को भी, कि प्रोटोप्लास्ट जो शब्द है ना ये हैंस्टीन ने दिया था 1880 में। ठीक है, याद रखना, बिल्कुल सही का बच्चे ने, हैंस्टीन 1880। ठीक है, तो प्रोटोप्लाज्म और प्रोटोप्लास्ट में अंतर है, कंफ्यूज मत होइएगा। चलो अब बात करते हैं हम लोग यहां पर प्रोटोप्लाज्म थ्योरी की। प्रोटोप्लाज्म थ्योरी, अब प्रोटोप्लाज्म थ्योरी देखो, प्रोटोप्लाज्म जो शब्द था वो तो परकिंजी ने दे दिया। अब एक क्वेश्चन प्रोटोप्लाज्म थ्योरी पर पूछ लेते हैं कि भाई ये जो प्रोटोप्लाज्म थ्योरी है ये किसने दी है? वैज्ञानिक तो देखो आपके बहुत याद करने पड़ेंगे आपको, नो डाउट। इसमें मैं बिल्कुल आपको ये नहीं कह सकता कि भाई इसमें आपको आराम मिल जाएगा, याद तो आपको बहुत करने पड़ेंगे। मैं तो ये कहता हूँ कि जब आपका ये पूरा सब्जेक्ट वगैरह खत्म हो जाए ना, तो एक वैज्ञानिकों का पूरा एक अलग ही बना देना, एक पूरा चार्ट बना लेना। कम से कम नहीं तो 100-150 वैज्ञानिक निकल करके आ जाएंगे जिन्होंने काम किया है जेनेटिक्स में, छोटे छोटे बड़े बड़े। इस किसी वैज्ञानिक ने ये टर्म दे दी, किसी ने वो दे दी, तो वैज्ञानिक तो नाम तो बिल्कुल अच्छे से याद होने चाहिए विद ईयर। अब जैसे प्रोटोप्लाज्म थ्योरी है, ये किसने दी थी? एक वैज्ञानिक है मैक्स सीउल्ज, कैसे कैसे नाम रखते हैं, सीउल्ज, मैक्स सीउल्ज, ये स्पेलिंग ऐसी है, हाँ मैक्स सीउल्ज ये नाम था उनका। और ये दिया था 1861 में, 1861 में ये थ्योरी दी गई थी, प्रोटोप्लाज्म थ्योरी। याद रखना है इसको, प्रोटोप्लाज्म थ्योरी जो है वो किसने दी थी? मैक्स सीउल्ज ने दी थी 1861 में। अब इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा प्रोटोप्लाज्म थ्योरी के अंदर कुछ 2-4 बातें बताई कि जितना भी लिविंग मैटर है, जितना भी लिविंग मैटर है, चाहे वो प्लांट का हो या एनिमल का हो, वो सब प्रोटोप्लाज्म है। पहला स्टेटमेंट इन्होंने क्या दिया कि ऑल द लिविंग मैटर, ऑल द लिविंग मैटर, ऑल द लिविंग मैटर ऑफ द प्लांट एंड एनिमल, चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल हो, प्लांट और एनिमल के अंदर जितना भी लिविंग मैटर है वो सब क्या है? प्रोटोप्लाज्म है। आर दी प्रोटोप्लाज्म, ऐसे लिख लो ना, आर प्रोटोप्लाज्म। चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल हो, तो सभी प्लांट और एनिमल के अंदर जो लिविंग मटेरियल है वो सब क्या है? प्रोटोप्लाज्म है। दूसरा इन्होंने कहा कि भाई जो प्रोटोप्लाज्म होता है
वो बेसिकली कलरलेस मटेरियल होता है। जितने भी लिविंग सेल हैं वो सब, उन सब के अंदर ये कलरलेस होता है, ठीक है। न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म को मिलाकर के हम लोग यहाँ पर अपना ये प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। इसमें से अपना न्यूक्लियोप्लाज्म भी इंक्लूड है। न्यूक्लियोप्लाज्म जो न्यूक्लियस के अंदर साइटोप्लाज्म पाया जाता है वो भी इसके अंदर इंक्लूड है, ठीक है। मेन जो स्टेटमेंट था वो तो यही था, इसको याद रखिएगा। प्रोटोप्लाज्म का मेन स्टेटमेंट कि ऑल द लिविंग मैटर ऑफ द प्लांट एंड एनिमल आर प्रोटोप्लाज्म। और प्रोटोप्लाज्म कैसा होता है? कलरलेस होता है। इस पॉइंट को अलग से लिख लीजिए। प्रोटोप्लाज्म कैसा होता है भाई? कलरलेस। प्रोटोप्लाज्म कलरलेस होता है, ठीक है। और न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म इन दोनों को मिलकर के वैसे बनता ही क्या है भाई? किसी भी सेल के अंदर होता क्या है? एक तो लिविंग चीज होती है न्यूक्लियस, और दूसरी लिविंग चीज क्या है? साइटोप्लाज्म। बस ये दो ही चीजें तो हैं। इन दोनों को मिलकर ही हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोटोप्लाज्म। ये इतनी देर से मेरे बच्चे बेचारे वही मैसेज कर रहे हैं, मैं लिख नहीं रहा हूँ, तो चलो अब लिख दिया। तो न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म क्या है? दोनों को मिला करके हम लोग कहते हैं प्रोटोप्लाज्म, ठीक। इसको आप लोग याद रखिएगा। और क्या बता, हाँ, एक वैज्ञानिक का नाम हो रहा है यहाँ पर, देखो आपने नाम सुना होगा हग्सले। हगले नहीं, हग्सले नाम है, थॉमस हग्सले। तो थॉमस हग्सले जो है, उन्होंने प्रोटोप्लाज्म के लिए एक स्टेटमेंट यूज किया था। कहा था कि प्रोटोप्लाज्म इज द फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। इसको नोट करके लिख लेना, अच्छा पॉइंट है ये, कि फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। प्रोटोप्लाज्म इज अ फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। प्रोटोप्लाज्म जो है उसको फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ भी कहा गया है। फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। तो ये फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ है। ये किसके द्वारा कहा गया? ये जो स्टेटमेंट है ये किसके द्वारा दिया गया? स्टेटमेंट गिवन बाय थॉमस हग्सले। थॉमस हग्सले, ठीक है। हग्सले है, हग्सले, नॉट हग्सले है। तो थॉमस हग्सले ने दिया था आपका प्रोटोप्लाज्म को, कहा था इन्होंने फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इससे भी क्वेश्चन आए हुए हैं कि भाई सेंटेंस स्टेटमेंट वाइज है कि ये स्टेटमेंट जो है कि प्रोटोप्लाज्म को फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ थॉमस हग्सले ने कहा था, ठीक। ये कहानी खत्म होती है अपनी सेल थ्योरी, प्रोटोप्लाज्मिक थ्योरी की। अब अपन स्टार्ट करेंगे सेल वॉल, इन सब चीजों पर चलते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन है, पहले तो उस क्वेश्चन को सॉल्व करो आप। आपके जीआरएफ लेवल का क्वेश्चन है, उसको सॉल्व करना। मैं बोलूं या आप बोर्ड पर लिखवा दूं? कि मैं बोल देता हूं आप लिख लो? नहीं, चलो मैं बोर्ड पर लिखाता हूं ना भाई, ऐसा थोड़ी काम चलेगा, लिखाई देते हैं। नहीं, लिखवा देते हैं। क्या है, बच्चे लिख जाएगा ना तो मैं लिखवा करके आपको समझा भी दूंगा। तो एक क्वेश्चन है बेसिकली सेल थ्योरी पर ही है, ठीक है। तो देखो क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है, अब मैं इसको अपनी लैंग्वेज में बोलूं, जो हेजिटेट बोलता हूं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टेनेंट ऑफ सेल थ्योरी? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टेनेंट, या फिर हम कहें प्रिंसिपल ऑफ सेल थ्योरी। अब सुनने में तो कितना सिंपल लग रहा है, अरे ये तो सर कितना सिंपल है, ये तो क्या है, कोई भी बता देगा। नहीं बता पाओगे, गलत होगा, बिल्कुल गलत होगा, मैं बता रहा हूं। चलो देखो, पहला यहां पर क्या लिखा है, अभी ऑप्शन नहीं है, ये ध्यान रखिएगा, ये ऑप्शन नहीं है, अभी इसी में है, क्योंकि स्टेटमेंट वाइज वाला क्वेश्चन है ना। तो पहला है यहां पर भाई, ऑल सेल अराइजेस फ्रॉम द अदर सेल। ऑल सेल्स अराइजेस फ्रॉम द अदर सेल। पहला टेनेंट या पहला प्रिंसिपल तो ये दिया है। दूसरा दिया है कि ऑल सेल रिक्वायर्ड वाटर फॉर द सर्वाइवल। ऑल सेल रिक्वायर्ड वाटर फॉर द सर्वाइवल, एक तो ये हो गया। और तीसरा दिया है तीसरा दिया है कि भाई ऑल लिविंग थिंग्स आर ओनली कंपोज्ड ऑफ सेल। ऑल लिविंग थिंग्स आर ओनली कंपोज्ड ऑफ लिविंग सेल। ये तीन स्टेटमेंट दिए हैं उसमें। क्वेश्चन क्या बोला गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, ध्यान रखिएगा, नॉट बोला गया, इज नॉट अ टेनेंट या प्रिंसिपल ऑफ सेल थ्योरी। पहला स्टेटमेंट कहा गया ऑल सेल अराइजेस फ्रॉम द अदर सेल। दूसरा स्टेटमेंट दिया गया ऑल सेल रिक्वायर्ड वाटर फॉर द सर्वाइवल। और तीसरा कहा गया है ऑल लिविंग थिंग्स आर ओनली कंपोज्ड ऑफ द लिविंग सेल। अब ऑप्शन सुन लीजिए इसके,
ठीक है, ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन में क्या है। सबसे पहला ऑप्शन ए में क्या दिया है, ओनली वन, यानी कि वन ओनली, ये वाला। इसको ना ऐसे कर लो, ओह समस्या ही है फिर, ये 1 2 3, तो वन ओनली पहला ऑप्शन तो ये है। दूसरा ऑप्शन है सेकंड ओनली, दूसरा क्या है अभी, सेकंड ओनली। थर्ड वाला सी है आपका फर्स्ट एंड सेकंड ओनली, फर्स्ट एंड सेकंड ओनली। और थर्ड में लिख लो आप सेकंड एंड थर्ड ओनली, सेकंड एंड थर्ड ओनली। बताइए भाई क्या आंसर होगा इसका, ए बी सी और डी है। बताइए क्या आंसर होगा। और बड़ा पॉपुलर है ये, अगर आप लोगों ने थोड़ा बहुत भी अगर इंटरेस्टेड है, पढ़ा होगा पहले भी, इंटरनेट पे भी बहुत इजीली अवेलेबल है और कई एग्जाम में पूछा गया है ये। अगर आपने पढ़ा हो पहले तो आप बता दोगे, और जो अभी नए नए बच्चे जो पहली बार पढ़ रहे हैं उनको दिक्कत आएगी। बताइए भाई क्या आंसर होगा इसका। पहला स्टेटमेंट ध्यान से पूछना, उसमें बोला नॉट अ टेनेंट, कौन सा सेल थ्योरी का प्रिंसिपल नहीं है, इनमें से कौन सा सेल थ्योरी का प्रिंसिपल नहीं है। तो देखो भाई पहला क्या लिखा है, ऑल सेल अराइजेस फ्रॉम द अदर सेल, ये तो है, ये तो बताया गया, ये तो सबसे, ये तो बैकबोन बोली गई है, सेल थ्योरी की रीढ़ की हड्डी यही है सबसे पहला वाला, तो जो रुडोल्फ विर्चो ने बाद में ऐड किया है, तो ये तो ठीक है, ये तो है भाई। तो अपन से पूछा है नॉट, तो पहला तो नहीं हो सकता, यानी कि ये नहीं हो सकता। अब देखो पहला इसमें भी दिया है, पहला इसमें भी दिया है, तो ए और सी तो बिल्कुल नहीं हो सकते। अब बचता है बी और डी। बी और डी में से कौन सा सही होगा। दूसरा दिया है ऑल सेल रिक्वायर्ड वाटर फॉर दी सर्वाइवल। अब देखो सेंटेंस तो सही है कि जितने भी सेल हैं उनको सर्वाइवल के लिए पानी की जरूरत है, लेकिन सेल थ्योरी में ये सब कुछ नहीं बताया गया। क्यों भाई, सेल थ्योरी में तो ये सब कुछ बताया नहीं गया है। हाँ ये बात एकदम सही है कि जितने भी सेल हैं उनको अपने सर्वाइवल के लिए पानी की जरूरत है, लेकिन सेल थ्योरी में नहीं बोला गया, तो ये नहीं है, ये सेकंड वाला जो है वो अपना प्रिंसिपल नहीं है। अब तीसरा क्या दिया है, तीसरा दिया ऑल लिविंग थिंग्स आर ओनली कंपोज्ड ऑफ द लिविंग सेल, तो ये तो बोला है ना। जो बच्चे ऑप्शन डी बोल रहे हैं, ये थर्ड वाला गलत क्यों बोल रहे हैं भाई आप, ये तो सही बात है। क्यों भाई, जो बच्चे डी आंसर लगा रहे हैं इसका कि भाई डी आंसर है, कुछ बच्चे तो सी आंसर भी बोल रहे हैं, फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट एंड सेकंड भाई पहला वाला तो आप गलत ठहरा ही नहीं सकते भाई, पहला वाला कैसे ठहरा दिया आपने गलत, वो तो कंपलसरी है। जो बच्चे डी आंसर बोल रहे हैं वो डी आंसर कैसे बोल रहे हैं भाई इसका, डी आंसर। थर्ड वाला आपने कैसे कह दिया गलत, थर्ड वाला तो सही है ना, यही बात तो बताई गई है सेल थ्योरी के अंदर। सेल थ्योरी में यही तो बताया गया है कि ऑल लिविंग थिंग सेल आर कंपोज्ड ऑफ दी, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सब काय के बने हैं, सेल के बने हैं। तो फिर आंसर क्या होगा इसका, देखो लोगों ने आंसर बदल दिया बी, आंसर इसका डी ही होगा। ठीक है, आप वही तो चीजें है कि चीजों को हमें बहुत बारीकी से पढ़ना है। आंसर जो है इसका वो डी ही होने वाला है। सही आंसर दिया है जिन बच्चों ने दिया है, जो करेक्ट आंसर है वो है डी, ये जो दिया है ये है इसका करेक्ट आंसर डी, यानी कि ये दोनों गलत हैं। अब आपको सर आप तो पलटी मार गए, कैसे गलत हो गए सर, ये तो चलो ठीक है ये नहीं दिया सेल थ्योरी में, लेकिन ये तो साफ साफ दिया हुआ है ना कि जितने भी सेल होते हैं वो सब लिविंग, जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सब लिविंग सेल के बने होते हैं, ये तो सही है ना। सर कंफ्यूज क्यों किए हैं सर, मैंने तो पहले सेकंड और थर्ड ही बोला था। अब भाई कंफ्यूज करना भाई यही तो है। आप देखो अगर सही हैं तो आप अपने आंसर पर डटे रहो कि नहीं नहीं मैं तो सही हूँ सर, आप तुरंत पाला बदल दिए, तुरंत आपने आंसर बदल दिया, तो नहीं बदलना था ना आपको भाई। या तो देखो आपके कंसेप्ट ठीक नहीं थे, आपने तुक्का मारा कि सर सेकंड और थर्ड जो है वो डी आंसर है। अगर आप सही होते तो आप तुरंत मैसेज करते कि नहीं नहीं सर डी ही सही है और थर्ड वाले का ये कारण है। तो कोई बता सकता है इसमें थर्ड वाला सेंटेंस गलत क्यों है, जबकि हमने अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़ा है सेल थ्योरी, उसमें ये बोला गया है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सब सेल के बने होते हैं, तो वही बात तो यहाँ पर बोली गई है, तो ये गलत कैसे हो गया, ये कोई बता सकता है ये गलत कैसे हो गया। फिर ऑल लिविंग थिंग्स आर ओनली कंपोज्ड ऑफ, ये गलत कैसे हो गया, ये गलत हो गया सिर्फ एक शब्द की वजह से। यही होता है कि आपको एक एक शब्द बहुत बारीकी से पढ़ने होते हैं। क्या है वो शब्द, गलत कैसे हो गया, इस ओनली शब्द की वजह से गलत हुआ है, इसकी वजह से। यहां पर लिखा है ओनली कंपोज्ड ऑफ द लिविंग सेल, बस यही है सबसे इंपॉर्टेंट। ओनली कंपोज्ड ऑफ द लिविंग सेल नहीं है। क्या पूरी की पूरी प्लांट बॉडी सिर्फ और सिर्फ लिविंग सेल की बनी होती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। प्लांट बॉडी के अंदर ढेर सारा पानी भी होता है, प्रोटीन्स वगैरह भी होते हैं, मिनरल्स भी होते हैं, तमाम तरह की चीजें होती हैं। हाँ मेजोरिटी तो यही है। देखो मेन जो बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं वो तो सेल ही होते हैं। किसी भी ऑर्गेनिज्म के जो मेन बिल्डिंग ब्लॉक है, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ जो थर्ड वाला से स्टेटमेंट है,
उसमें बोला गया है ओनली कंपोज्ड ऑफ द सेल्स। ये ओनली शब्द थोड़ा गलत है, ओनली नहीं हो सकता भाई। ये जो सेल होते हैं या फिर अपन कहें कि जो भी लिविंग बॉडी होती है, जो लिविंग बॉडी है, उस लिविंग बॉडी के अंदर पानी भी होता है। प्लांट के अंदर ढेर सारा पानी भी है, उसमें ढेर सारे मिनरल्स भी हैं, ठीक है, फैट भी है, प्रोटीन भी है, कार्बोहाइड्रेट भी है, तमाम तरह की चीज़ें उसके अंदर पाई जाती हैं, ठीक है, तमाम तरह की चीज़ें हैं। वो बात अलग है, हाँ ये बात एकदम सही है कि मेन जो बिल्डिंग ब्लॉक है वो तो सेल ही है, मेन जो सेल है वही इसके बिल्डिंग ब्लॉक है। लेकिन एक लिविंग बॉडी केवल और केवल सेल से बनी है, ये गलत है, ऐसा नहीं कहा गया सेल थ्योरी में। सेल थ्योरी में ये बिल्कुल भी नहीं कहा गया कि केवल सेल से ही बनी है। ये उन्होंने कहा है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल से बने हैं, लेकिन ये नहीं कहा उन्होंने कि केवल सेल से बने हैं, इसलिए वो गलत है। तो ओनली शब्द ही, तो इसी तरह की छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो आपको देखनी होती हैं एग्जाम में, और वहीं से क्वेश्चन गलत होते हैं, तो ध्यान रखना इस बात को, ठीक है। तो सेल जो है वो मेजर बिल्डिंग ब्लॉक जरूर है ऑर्गेनिज्म का, लेकिन केवल ऑर्गेनिज्म सेल से ही बने हैं, ये स्टेटमेंट थोड़ा सा गलत है, और ये स्टेटमेंट सेल थ्योरी में नहीं बोला गया है। क्लियर? इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं जो देखने में बहुत सिंपल लगते हैं लेकिन बच्चे गलत कराते हैं, ठीक। तो ये तो कहानी खत्म होती है अपनी सेल थ्योरी की। सेल थ्योरी का चैप्टर यहाँ पर क्लोज होता है। सेल डिस्कवरी भी हमने बहुत अच्छे से पढ़ लिया है। अब चलते हैं हम लोग सेल स्ट्रक्चर पर। चलो देखो, सेल स्ट्रक्चर, सेल स्ट्रक्चर की बात करते हैं कि एक सेल के अंदर होता क्या क्या है। एक सेल के अंदर ना तीन चीजें होती हैं, या फिर हम कहें एक सेल के तीन कंपोनेंट होते हैं। क्या क्या है वो कंपोनेंट? जैसे मान लीजिए मैं एक सेल बनाता हूं, प्लांट सेल बनाएंगे अपन, तो एनिमल सेल से अपना कोई लेना देना नहीं है। ये ठीक है, इसमें एक लेयर हम और बनाएंगे, ठीक है। डायग्राम आप जितने अच्छे बनाना सीख जाओगे ना उतना बेहतर होगा, इस बात को भी ध्यान रखना। जितने अच्छे डायग्राम आप बनाओगे उतना अच्छा ही आपको एक्सप्लेनेशन मिलेगा। आप लोग भी, क्योंकि देखो जेनेटिक्स में तो डायग्राम ही डायग्राम है, हर चीज़ में आपको डायग्राम है, हर चीज़ में आपको फोटोज़ देखने हैं, तो डायग्राम बनाओ। तो यहाँ पर हम बात करते हैं एक ही बार में इतने सारे बना दो ना। ये लो भाई, ये बन गया इसका पूरा साइटोप्लाज्म एक ही बार में। क्या बात है। देखो अब इसकी हम बात करें कि भाई अपना एक प्लांट सेल है। इस प्लांट सेल के अंदर तीन कंपोनेंट कौन से? हम बात कर रहे हैं सेल स्ट्रक्चर। ये जो सेल स्ट्रक्चर है ना, इसमें तीन कंपोनेंट है, 3 कंपोनेंट, मतलब 3 मेन कंपोनेंट है। 3 ही चीज़ों से सेल बन के तैयार होता है। अगर ये 3 चीज़ें ना हो तो उसको हम सेल नहीं कहेंगे। ये 3 चीज़ें हैं एक सेल के अंदर, अगर ये 3 चीज़ें ना हो तो उसको सेल कहना बेकार है, उसको सेल मत कहो आप। कौन कौन सी 3 चीज़ें हैं? आप बाहर से शुरुआत करते हैं, अपन अंदर जाएंगे। सबसे पहले हमको क्या मिलेगी? एक लेयर मिलेगी बाहर। हम प्लांट की बात कर रहे हैं। ये जो लेयर आपको मिलेगी ना, ये है सेल वॉल। क्या है भाई? सेल वॉल। थोड़ा सा आप अंदर और जाइए, अच्छा कलर दूसरा ले लेते हैं। थोड़ा सा अंदर और चलेंगे, और अंदर गए, एक और लेयर हमको मिली। ये जो लेयर हमको मिली है ये है सेल मेम्ब्रेन। 2 तो हमको लेयर मिल गई, और यही काम अगर आप प्लांट और एनिमल के अंदर करते तो आपको एक ही लेयर मिलती, वो थी सेल मेम्ब्रेन। वहां पर सेल वॉल होती नहीं है, तो 2 मेम्ब्रेन मिल गई आपको। तो ये जो 2 मेम्ब्रेन है ये क्या हो गई भाई? सेल की बाउंड्री हो गई, सेल बाउंड्रीज। ये क्या हो गई भाई? सेल की बाउंड्री हो गई। अरे जगह कम पड़ रही है, यहाँ लिख लो, सेल बाउंड्रीज। ठीक है, ये सेल की बाउंड्री होगी जिसमें 2 चीजें, 2 लेयर होती हैं, एक सेल वॉल है और दूसरी सेल मेम्ब्रेन है। ठीक है, प्लाज्मा मिडिल लैमेला भी हम बोलते हैं, लेकिन मिडिल लैमेला एक्चुअली में मल्टी सेलुलर जब होता है ना ऑर्गेनिज्म, वहां पर दिखाने पड़ती है। एक सेल है तो एक सेल में मिडिल लैमेला कभी नहीं बताई जाती।
एक्चुअल में मिडिल लैमेला जो होती है वो होती ही हमेशा मल्टी सेलुलर के अंदर है, इस बात को भी ध्यान रखना। जहां पर एक सेल होगा वहां पर आप कभी भी मिडिल लैमेला के बारे में चर्चा मत कीजिए। तो भाई ये देखो सेल बाउंड्री, तो ये तो हो गया भाई सबसे पहला कंपोनेंट, फर्स्ट कंपोनेंट, कि भाई कोई सेल है तो उस सेल के पास मेम्ब्रेन होनी जरूरी है, तभी आप उसे सेल कहना। ये पहला कंपोनेंट है, एसेंशियल है, ठीक है। सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, इन दोनों में से एक, मतलब मेन जो होती है वो सेल मेम्ब्रेन होती है। सेल वॉल भले ही ना हो लेकिन सेल मेम्ब्रेन तो होनी ही होनी चाहिए। और जो होती है इस दुनिया में हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास, चाहे कोई भी हो, कोई भी प्रोकैरियोट्स में, यूकैरियोट्स में, कोई भी हो, हर एक के पास आपको सेल मेम्ब्रेन जरूर देखने को मिलेगी। सेल वॉल का तो ऐसा है कि भाई एनिमल में नहीं है, जो सेल वॉल आपको सिर्फ बैक्टीरिया में देखने को मिलती है, फंगस में देखने को मिलती है और प्लांट्स, फंजाई, एल्गी वगैरह में देखने को मिलती है। बाकी के किसी के पास सेल वॉल नहीं है, लेकिन सेल मेम्ब्रेन सबके पास होती है, सबके पास, ऐसा कोई नहीं जिसके पास सेल मेम्ब्रेन ना हो। तो भाई प्लांट की बात करें तो प्लांट के पास ये दो अपने पास बाउंड्री है, एक सेल वॉल है, एक सेल मेम्ब्रेन है। ये पहला कंपोनेंट है। थोड़ा अंदर चले, अंदर आओ, अंदर आकर के देखा हमने ये ढेर सारा साइटोप्लाज्म है। इस साइटोप्लाज्म के अंदर तमाम तरह की चीजें पड़ी हुई हैं। इस साइटोप्लाज्म के अंदर ढेर सारे सेल ऑर्गेनेल वगैरह पता नहीं क्या क्या चीजें हैं, वो सब साइटोप्लाज्म का ही हिस्सा है, साइटोप्लाज्म। तो भाई साइटोप्लाज्म है इसके अंदर, ये साइटोप्लाज्म ही वो जगह है जहां पर सारी एक्टिविटी होनी है। प्रोटीन सिंथेसिस साइटोप्लाज्म में होने, सारे रिएक्शंस वगैरह सब साइटोप्लाज्म के अंदर ही तो होते हैं, इंपॉर्टेंट है। तो साइटोप्लाज्म हो गया भाई सेकंड कंपोनेंट। साइटोप्लाज्म क्या भी सेकंड कंपोनेंट, यानी कि एक सेल के पास साइटोप्लाज्म का होना भी बहुत जरूरी है। थोड़ा और अंदर चले तो देखा भाई एक सेंटर में या उसके आसपास में एक गोल चीज और नजर आ रही है, जिसको हम कह रहे हैं न्यूक्लियोप्लाज्म, और सॉरी न्यूक्लियस। ये हो गया भाई यहाँ पर तीसरा कंपोनेंट। ये क्या है भी आपका न्यूक्लियस है। ये हो गया थर्ड कंपोनेंट। तो कहने का मतलब ये है कि एक सेल में ये तीन चीजें तो होनी ही होनी चाहिए। क्या क्या? इन तीन में से अगर एक भी चीज गायब हुई तो वो सेल क्या सर्वाइव कर सकता है? नहीं कर सकता। भाई न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस होगा तो उसमें डीएनए होगा। इस साइटोप्लाज्म के अंदर जितनी भी एक्टिविटी होंगी, इस साइटोप्लाज्म के अंदर जितनी भी रिएक्शंस होंगी, वो सब कौन कंट्रोल करेगा? न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस का होना बहुत जरूरी है, ठीक है। और ये सब न्यूक्लियस की जितनी भी एक्टिविटीज वगैरह हैं, जो भी रिएक्शंस है, वो सब साइटोप्लाज्म में होनी है, तो साइटोप्लाज्म का होना बहुत जरूरी है। और इन दोनों न्यूक्लियस को और साइटोप्लाज्म को, इनको एक जगह पर होल्ड करने के लिए एक मेम्ब्रेन का होना भी जरूरी है, तो सेल बाउंड्री होना भी जरूरी है। इन तीनों में से अगर कोई भी एक चीज गायब हो गई तो वो सेल का वजूद, सेल का एग्जिस्टेंस वहीं खत्म हो जाएगा। मान लीजिए मैं यहाँ से सेल बाउंड्री हटा दूं, ये सेल बाउंड्री में ऐसे हटा दूं, तो सेल बाउंड्री हटा दी तो ये सारा मटेरियल फिर एक जगह पर कैसे रहेगा? ये तो फैल जाएगा, फैल करके उधर चला गया, इधर चला गया। भाई इनको एक ही जगह पर कलेक्ट करके एक ही जगह पर कौन रखे हुए हैं, कौन इनको बांध के रखा हुआ है? सेल बाउंड्री। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस, ये तीन कंपोनेंट होते हैं सेल के अंदर, ठीक है। एक एक करके अपन पढ़ेंगे। पहले सेल बाउंड्री, साइटोप्लाज्म पहले काम करते हैं। साइटोप्लाज्म के बारे में आपको थोड़ी जानकारी दे देता हूं, फिर साइटोप्लाज्म को अपन उसमें जो सेल ऑर्गेनेल वगैरह है वो बाद में देखेंगे। तो पहले साइटोप्लाज्म के बारे में थोड़ी जानकारी आप ले लीजिए। साइटोप्लाज्म, इसको यहीं खत्म कर दो जिससे बाद में साइटोप्लाज्म को पढ़ने की दिक्कत ही खत्म। तो साइटोप्लाज्म देख लो भाई, साइटोप्लाज्म क्या है? साइटोप्लाज्म बेसिकली 70 से 80% इसके अंदर पानी है। साइटोप्लाज्म जो होता है बेसिकली, जैसे कि ये सेल है, इस सेल के अंदर जो भी लिविंग फ्लूइड है, अब वो फ्लूइड वगैरह बताएंगे भी सारी चीज़ें आपको, कि इसके अंदर ये जितनी भी आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये सब क्या है भाई? इसका साइटोप्लाज्म है। ये सेंटर में एक न्यूक्लियस और बना देते हैं। हालांकि प्लांट के अंदर कभी भी सेंटर में न्यूक्लियस नहीं होता, सेंटर में बड़ा सा वैक्यूल होता है, पर ठीक है, हम तो यहाँ पर सेंटर में इसको बना लेते हैं। अभी तो अपन समझ रहे हैं ना बस खाली। तो ये साइटोप्लाज्म हो गया। ये क्या है भाई? साइटोप्लाज्म। अभी अपन साइटोप्लाज्म की बात कर रहे हैं। तो साइटोप्लाज्म जो है भाई लिक्विड सब्सटेंस है, सेमी लिक्विड सब्सटेंस है। इसमें 70 से 80% तो पानी ही है। 70 to 80% क्या है भाई? इसके अंदर पानी है। 70 to 80% क्या है इसमें? पानी। इसका कोई कलर होता है क्या? नहीं होता। यूजुअली ये कैसा होता है? कलरलेस होता है। यूजुअली कलरलेस, इसके अंदर किसी तरह का कोई कलर नहीं होता है। अब इस साइटोप्लाज्म के मेन कंपोनेंट की बात करें कि साइटोप्लाज्म के अंदर क्या क्या होता है। मेन कंपोनेंट ऑफ द साइटोप्लाज्म, ये जो साइटोप्लाज्म है इसे हमने कितने पार्ट में डिवाइड किया है? तो इस साइटोप्लाज्म के अंदर बेसिकली तीन कंपोनेंट होते हैं। एक पार्ट है इसमें क्या? साइटोसॉल। साइटोसॉल,
IMP लगा देना। पहला पार्ट कौन सा भाई, साइटोसॉल है। साइटोसॉल मतलब इसका जो जेल लाइक सब्सटेंस है, साइटोप्लाज्म कैसा होता है, जेल जैसा होता है, तो ये कैसा है भाई, एक जेल लाइक सब्सटेंस है, जेल लाइक सब्सटेंस, जेली जैसा सब्सटेंस है, जेल लाइक सब्सटेंस है साइटोसॉल। अभी बताऊंगा, पूरा डिटेल बताऊंगा, अभी फिलहाल एक एक पॉइंट इसके बारे में लिखते जाओ। तो ये साइटोसॉल हो गया। दूसरा है ऑर्गेनेल्स, सेल ऑर्गेनेल्स जो इसके अंदर पाए जाते हैं ना, वो सारी चीजें, ये जितने भी अपने सेल के जो इंटरनल सब स्ट्रक्चर्स वगैरह वो सब इसी में आते हैं, सेल ऑर्गेनेल्स में। तो सेल ऑर्गेनेल्स तो अपन डिटेल में पढ़ेंगे, यहाँ पर लिख लो, चाहो एग्जांपल माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट वगैरह ये सब चीजें। और कुछ साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन्स भी होते हैं। थर्ड जो कंपोनेंट है वो है वेरियस साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन्स, साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन्स। साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन्स में जैसे फूड मटेरियल वगैरह, जैसे स्टार्च स्टोर हो रहा है, ग्लाइकोजन हो रहा है, एग्जाम्पल में लिख लो आप, जैसे ग्रेन्यूल्स ऑफ स्टार्च, प्लांट के अंदर स्टार्च होगा, एनिमल के अंदर आपको ग्लाइकोजन मिल जाएगा। तो स्टार्च और ग्लाइकोजन वगैरह ये सब क्या है, ये सब साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन्स में आते हैं। तो ये तीन भाई कंपोनेंट हो गए, पहला साइटोसॉल हो गया, दूसरा ऑर्गेनेल हो गया, और तीसरा यहाँ पर वेरियस साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन्स हो गए। अब यहाँ पर बात करें साइटोसॉल की। अच्छा, कुछ बच्चे साइटोसॉल और साइटोप्लाज्म में कंफ्यूज होते हैं, सोचते हैं एक ही बात है। ध्यान रखिएगा, एक ही बात नहीं है। साइटोप्लाज्म और साइटोसॉल एक ही बात बिल्कुल भी नहीं है। वर्सेस साइटोसॉल, साइटोप्लाज्म और साइटोसॉल दोनों अलग अलग चीजें हैं। बोलने में सुनने में एक जैसा लगता है कि साइटोसॉल साइटोप्लाज्म एक ही बात है। साइटोप्लाज्म का मतलब तो ये हो गया कि एक सेल के अंदर का जितना भी कंटेंट है, एक्सक्लूडिंग न्यूक्लियस, न्यूक्लियस को छोड़ करके, वो सब कुछ क्या है, साइटोप्लाज्म है। क्या बताया था मैंने अभी थोड़ी देर पहले कि भाई ये एक सेल है, इस सेल में ये न्यूक्लियस हो गया, तो इस न्यूक्लियस को छोड़ करके ये जितना भी कंटेंट आपको दिख रहा है, एंटायर कंटेंट ऑफ द सेल एक्सक्लूडिंग न्यूक्लियस, न्यूक्लियस को छोड़ करके, बस न्यूक्लियस नहीं आता है इसके अंदर, तो बाकी का जितना भी कंटेंट सेल का है न्यूक्लियस को छोड़ करके वो सब क्या है, साइटोप्लाज्म है, कॉल्ड साइटोप्लाज्म, वो सब साइटोप्लाज्म है। या फिर हम कहें कि न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच वाला पार्ट, ये न्यूक्लियस मेम्ब्रेन, ये न्यूक्लियस हो गया, ठीक है, ये सेल मेम्ब्रेन होगी, सेल मेम्ब्रेन होगी। तो न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच वाला जो पार्ट है वो सब क्या है, साइटोप्लाज्म है। पार्ट बिटवीन द न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन, तो न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच वाला जो हिस्सा है वो क्या है आपका, साइटोप्लाज्म है, ये साइटोप्लाज्म है। तो साइटोसॉल क्या है, साइटोसॉल इस साइटोप्लाज्म का एक्वस पार्ट है, लिक्विड पार्ट है। अब ये जो साइटोप्लाज्म है, इस साइटोप्लाज्म में पूरा पानी पानी थोड़ी ना है, पानी के अलावा इसमें सॉलिड पोर्शन भी तो है, जैसे इसमें ऑर्गेनेल्स भी हैं, ये सारी चीजें भी इसके अंदर पाई जाती हैं। यानी कि अगर मैं ये कहूं कि भाई ये जो साइटोप्लाज्म है, इस साइटोप्लाज्म को पूरा मैं बाहर निकाल लूं, एक जैसे मान लीजिए इस साइटोप्लाज्म को मैंने पूरा बाहर निकाल करके इस बॉटल में भर लिया। अब इस बॉटल के अंदर क्या है भाई, साइटोप्लाज्म है, पूरा साइटोप्लाज्म है। अब इस साइटोप्लाज्म को मैं एक छलनी से, चाय वाली छलनी होती है ना, ऐसी उदाहरण के तौर पर समझ लो, चाय वाली एक छलनी होती है, उसमें मैं इसको छान रहा हूँ, ऐसे छानूंगा तो क्या होगा, जो लिक्विड होता है वो पूरा नीचे निकल जाएगा, जो सॉलिड है वो छलनी के ऊपर रह जाएगा। यानी कि इसको कुछ ऐसे समझो कि भाई ये एक फिल्टर मेम्ब्रेन हो गई, ठीक है, ये जितना भी साइटोप्लाज्म है, सब साइटोप्लाज्म को मैं लेकर के आया, यहाँ पर मैंने फिल्टर मेम्ब्रेन में इसको छानना शुरू कर दिया, फिल्टर करना शुरू कर दिया, तो देखा कि भाई नीचे क्या रह जाएगा, सिर्फ और सिर्फ लिक्विड पोर्शन। भाई छलनी है, चाय की छलनी है, तो जो लिक्विड पोर्शन है वो आ जाएगा नीचे, और जो सॉलिड पोर्शन है वो रह जाएगा छलनी के केवल ऊपर, ठीक है। तो जो लिक्विड पोर्शन जो नीचे आ गया है, एक्चुअल में ये है साइटोसॉल। तो साइटोसॉल क्या है, साइटोसॉल इज अ लिक्विड पोर्शन और एक्वस पार्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म। तो यहां पर ये जो साइटोसॉल है, दिस इज द लिक्विड पोर्शन ऑफ द साइटोप्लाज्म, लिक्विड पोर्शन ऑफ द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म का जो लिक्विड पोर्शन है वो साइटोप्लाज्म है, वो साइटोसॉल है, सॉरी, उसको हम क्या कहते हैं, साइटोसॉल। इसमें आपको ऑर्गेनेल एक्सक्लूड करना है, ध्यान रखना है, एक्सक्लूडिंग ऑर्गेनेल्स, एक्सक्लूडिंग सेल ऑर्गेनेल, सेल ऑर्गेनेल इसके अंदर नहीं आते हैं साइटोसॉल के अंदर। साइटोसॉल में सिर्फ और सिर्फ जो पानी वाला हिस्सा है वही है, इसमें पानी,
आयंस, स्मॉल मॉलिक्यूल, सॉल्युबल प्रोटीन्स, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। इसके अंदर आपका मेन क्या होगा, पानी होगा, आयंस होगा, और जो छोटे छोटे प्रोटीन वगैरह हैं जो इससे फिल्टर से पास आउट हो सकते हैं वो सारी चीज़ें मिलेंगी आपको, प्रोटीन मिल जाएंगे। सॉल्युबल प्रोटीन जो पानी में घुल जाते हैं, सॉल्युबल प्रोटीन है वो हमको देखने को मिल जाएंगे। स्मॉल मॉलिक्यूल्स वगैरह हैं जो फिल्टर मेम्ब्रेन से पास आउट हो सकते हैं, वो सारी चीज़ें इसके अंदर देखने को मिल जाती हैं। ठीक, आ गई बात समझ में। अब ये साइटोसोल है, तो साइटोसोल एक अलग चीज़ है, इस बात को ध्यान रखिएगा। साइटोसोल को कभी उसमें मत ले जाना, साइटोसोल एक अलग ही चीज़ होगी। अच्छा, ये जो साइटोसोल मैंने अभी कहा ना, इस साइटोसोल को हम लोग हाइलोप्लाज्म भी कह सकते हैं। इसको अपन ऐसे समझें, एक और क्लासिफिकेशन से समझें कि भाई एक सेल के अंदर का जितना भी साइटोप्लाज्म है, जैसे कि ये सेल हो गया, देखो डायग्राम तो आपको बार बार बनाने पड़ेंगे, डायग्राम बनाने में कोई कंजूसी नहीं। ये आपका साइटोप्लाज्म हो गया, इसी साइटोप्लाज्म के अंदर भाई लिक्विड पार्ट भी है, सॉलिड पार्ट भी है। तो ये जो आपका टोटल साइटोप्लाज्म इसके अंदर है, इस साइटोप्लाज्म के दो हिस्से हैं। कितने हिस्से हैं भाई इसके? दो हिस्से हैं। मतलब इस साइटोप्लाज्म को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है, एक होता है ट्रोफोप्लाज्म और एक होता है हाइलोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म कितने पार्ट हैं इसके? दो पार्ट है। इसको अब ऐसे समझो, ट्रोफोप्लाज्म, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन आ जाते हैं। एक है ट्रोफोप्लाज्म और दूसरा है हाइलोप्लाज्म। हाइलोप्लाज्म, ठीक है, ये दो चीजें इसके अंदर है, एक ट्रोफोप्लाज्म है और एक आपका हाइलोप्लाज्म है। अब ट्रोफोप्लाज्म क्या है पहले इसको समझो आप। ट्रोफोप्लाज्म के अंदर एक सेल के साइटोप्लाज्म का जो लिविंग पार्ट है वो आ जाता है, या हम कह सकते हैं दिस इज द लिविंग पार्ट, लिविंग पार्ट ऑफ द सेल साइटोप्लाज्म। सेल के साइटोप्लाज्म का जो लिविंग हिस्सा है, जो जितना भी जीवित पार्ट है, लिविंग पार्ट है, वो सब इसके अंदर आ जाता है। जैसे सेल ऑर्गेनेल्स और भी जो इंक्लूजन्स बॉडी है वो सब। एग्जाम्पल के तौर पे हम बात करें, सेल ऑर्गेनेल, जितने भी सेल ऑर्गेनेल है वो सब क्या है? लिविंग पार्ट है, ठीक है। एंड अदर इंक्लूजन्स बॉडी, और कुछ इंक्लूजन्स बॉडी वगैरह भी हैं, वो भी इसके अंदर आ जाती हैं जो जीवित हों। नहीं तो वैसे तो मेन इसमें सेल ऑर्गेनेल ही आता है, कि सेल ऑर्गेनेल क्या है भाई आपका लिविंग पार्ट में। तो सेल ऑर्गेनेल में क्या है? सेल ऑर्गेनेल में आपका माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी और लाइसोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, प्लास्टिड, ये सारी चीज़ें क्या है भाई आपके इसमें आ जाते हैं, लिविंग पार्ट में आ जाते हैं। यानी कि ये क्या भी आपका ट्रोफोप्लाज्म। एक काम करो, इसमें से इंक्लूजन बॉडी हटा दो, थोड़ा सा विवादित लग रहा है ये, इसको हटा दो यहाँ से। सेल ऑर्गेनेल भाई इसके अंदर आ जाते हैं। अब दूसरा पार्ट क्या बचा यहाँ पर? दूसरा पार्ट बचा हाइलोप्लाज्म। हाइलोप्लाज्म हो गया उसका लिक्विड पोर्शन। ये तो भाई ट्रोफोप्लाज्म हम कह सकते हैं कि ये सॉलिड पोर्शन है, ये सॉलिड पोर्शन है, ठीक है। अब ये जो हाइलोप्लाज्म है ये है भाई इसका लिक्विड पोर्शन, ये क्या है भाई इसका लिक्विड पोर्शन। और इसी को थोड़ी देर पहले हमने क्या कहा था? साइटोसोल कहा था लिक्विड पोर्शन को। तो इसी हाइलोप्लाज्म को हम लोग साइटोसोल भी कहते हैं, आल्सो कॉल्ड साइटोसोल। इसी को क्या कहा जाता है? साइटोसोल के नाम से भी इसको जाना जाता है, या फिर इसी को हम लोग साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स भी कह सकते हैं, साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स। इसी को साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स के नाम से भी जाना जाता है। तो इसके अंदर क्या है भाई? ये एक बेसिकली हम कहें तो स्ट्रक्चरलेस फ्लूइड है। कैसा है? स्ट्रक्चरलेस फ्लूइड, इसका कोई प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं है। स्ट्रक्चरलेस फ्लूइड है साइटोप्लाज्म का। साइटोप्लाज्म का जो स्ट्रक्चरलेस फ्लूइड है, जिसका कोई प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं है, वो क्या है आपका? हाइलोप्लाज्म है। और एकदम क्लियर होता है, फ्लूइड पोर्शन होता है। इसके अंदर पानी, मिनरल्स, आयंस, अमाइनो एसिड, शुगर्स, जो मैंने अभी बताया था वो सारी चीज़ें रहती हैं। अब ये जो हाइलोप्लाज्म है ना, इसलिए भी दो कंडीशन में पाया जाता है, दो स्टेट्स में ये एग्जिस्ट करता है। यहाँ लिख लो इसको, हाइलोप्लाज्म। इससे भी क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेते हैं। 2 स्टेट्स हैं इसकी, मतलब एग्जिस्ट इन दी 2 स्टेट्स। नाम सुना होगा आपने, सॉल और जेल, सुना है? सॉल जेल, सेल सॉल जेल थ्योरी भी होती है। तो एक स्टेट होती है सॉल और एक स्टेट होती है इसकी जेल, ठीक है। बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन वगैरह ज़्यादा पूछते नहीं है। तो सॉल और जेल, ये दो चीज़ें पाई जाती हैं। सॉल वाला जो स्टेट है उसको प्लाज्मा सॉल भी कहते हैं, आल्सो कॉल्ड प्लाज्मा सॉल। इसको क्या कहा जाता है? प्लाज्मा सॉल कहा जाता है। और जो जेल वाला पार्ट है इसको प्लाज्मा जेल कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? प्लाज्मा जेल
आल्सो कॉल्ड प्लाज्मा जेल। अब ये होता कहाँ पर उसको देखो, जैसे कि ये प्लांट की सेल होगी, ठीक है, ये आपका न्यूक्लियस हो गया, ठीक है। अब ये देखो, ये है भाई यहाँ पर क्या आपका साइटोप्लाज्म। अब इसमें से सेल वाला पार्ट, सॉरी सॉल वाला पार्ट कौन सा है और जेल वाला पार्ट कौन सा है? प्लाज्मा जेल। देखो नाम से समझ में आ रहा है प्लाज्मा जेल। प्लाज्मा मेम्ब्रेन कौन सी है? ये रही भाई, सॉरी इधर से लिख लेते हैं, ये रही भाई प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब समझ जाओ आप लोग, प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ठीक नीचे वाला हिस्सा, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ठीक नीचे वाला जो हिस्सा है, उसके ठीक नीचे वाला जो हिस्सा पाया जाता है यही होता है प्लाज्मा जेल। यानी कि जेल वाला पार्ट जो है वो बेसिकली ये है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ठीक नीचे है। तो प्लाज्मा जेल जो होता है वो ठीक अपना सेल मेम्ब्रेन के नीचे पाया जाता है। तो ये पाया जाता है यूजुअली बिलो दी सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, यूजुअली बिलो दी सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन के ठीक नीचे, या बेनिथ शब्द लिखें तो वो भी ठीक है, जस्ट बिनिथ द, या फिर ऐसे लिख सकते हैं बिनिथ, या फिर लिख सकते हैं जो भी आप लिखना चाहो, आपका प्रोनाउंसिएशन है, जस्ट बिनिथ या बेलो दी सेल मेम्ब्रेन, उसके नीचे ये पाया जाता है। इसको हम लोग बेसिकली एक्टोप्लाज्म कहते हैं। ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है ना, ये वाला, जस्ट इसके पास वाला जो पोर्शन है, ये सेल मेम्ब्रेन के पास वाला जो पोर्शन है, जो कि आपका प्लाज्मा जेल है, जो कि सेल मेम्ब्रेन के ठीक नीचे है। तो इस वाले पोर्शन को, इतने पोर्शन को हम लोग कहते हैं एक्टोप्लाज्म, ठीक है। ये ठीक बिल्कुल आपके सेल मेम्ब्रेन के नीचे पाया जाता है, उसको एक्टोप्लाज्म कहा जाता है। और फिर उसके अंदर का जितना भी ये पार्ट है, ये अंदर का, यहां से लेकर के यहां तक का, ये जो पूरा की पूरा पार्ट है, इसको कहा जाता है एंडोप्लाज्म। इसको क्या कहते हैं हम लोग? एंडोप्लाज्म कहते हैं, जो बेसिकली ये अपना हो गया प्लाज्मा सॉल। इस बात को ध्यान रखना। तो प्लाज्मा सॉल जो है बेसिकली वो इंटरनल पार्ट है, ये बेसिकली इंटरनल पार्ट है आपका हाइलोप्लाज्म का। हाइलोप्लाज्म का इंटरनल पार्ट क्या है? प्लाज्मा सॉल है, जिसको एंडोप्लाज्म कहते हैं। और जो एक्सटर्नल पार्ट है या प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ठीक नीचे वाला जो पार्ट है, उसको एक्टोप्लाज्म या प्लाज्मा जेल के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अच्छा, साइटोप्लाज्म जो शब्द है वो किसने दिया था, ये बताइए। टर्म साइटोप्लाज्म, चलिए बताइए, टर्म साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म शब्द किसने दिया है? कोई बताएगा आप में से? साइटोप्लाज्म शब्द किसने दिया है, ये बताइए। आज ये काम करते हैं, साइटोप्लाज्म भी पढ़ेंगे और आज की क्लास फिर खत्म करेंगे, क्योंकि सेल वॉल है वो बहुत लंबा है, उसको अभी फिर पढ़ेंगे, फिर आधा छोड़ना पड़ेगा। तो साइटोप्लाज्म पढ़ लेते हैं और एक क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे इसी साइटोप्लाज्म वगैरह के ऊपर। तो पहले तो बताओ भाई, साइटोप्लाज्म जो शब्द है वो किसने दिया था? वैज्ञानिक का नाम है, बड़ा पॉपुलर है नाम, आप लोगों ने सुना होगा, स्ट्रासबर्गर। पूरा नाम है उनका एडवर्ड स्ट्रासबर्गर। आप तो खाली स्ट्रासबर्गर लिख लो, वही बहुत है। स्ट्रासबर्गर, कैसे नाम रखते हो बर्गर स्ट्रासबर्गर, स्ट्रास STRU नहीं आएगा, S आएगा इसमें। अब इनके नाम की स्पेलिंग बड़ी समस्या है, कोई दिक्कत नहीं है वैसे, एक दो शब्द इधर से उधर हो जाए, कौन सा बुरा मान रहे हैं वो। तो स्ट्रासबर्गर ने ये साइटोप्लाज्म शब्द दिया था आपका 1882 में, 1882 में दिया था, ध्यान रखिएगा। तो साइटोप्लाज्म जो शब्द है वो 1882 में स्ट्रासबर्गर ने दिया था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है साइटोप्लाज्म को लेकर के, कि साइटोप्लाज्म शब्द जो है वो किसने दिया था, याद रखना, ठीक। अब चलते हैं ये क्वेश्चन के ऊपर, वो क्वेश्चन आप सॉल्व कर लो और उसके बाद फिर क्या अपना 5-10 मिनट और रह गए, तो जो सेल वॉल है उसको फिर अगली क्लास में देखेंगे। तो ये क्वेश्चन बताओ, चलो एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये बताना आप, इसी के ऊपर है, साइटोप्लाज्म के ऊपर ये क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन है कि और ये भी इंटरनेट वगैरह पे बहुत इजीली अवेलेबल है, क्वेश्चन कई बार पूछा भी गया है अलग अलग एग्जाम में। सर क्रोमोसोम का भी यही दिए थे कि? हाँ, ये देखो एकदम सही पकड़े हैं प्रेम सागर ने, स्ट्रासबर्गर, ये वही स्ट्रासबर्गर हैं जो क्रोमोसोम को डिस्कवर किए हैं। क्रोमोसोम की डिस्कवरी भी इन्हीं को जाती है, ठीक है। चलिए, तो पहले तो फिलहाल अभी तो ये पढ़ लो कि साइटोप्लाज्म शब्द जो है वो स्ट्रासबर्गर ने दिया। अभी जब क्रोमोसोम आएगा ना तो क्रोमोसोम की फुल डिटेल में पढ़ेंगे, वहां पर अलग से बताएंगे। तो क्वेश्चन क्या है कि भाई जो प्लाज्मा सॉल है, पहले तो लिख लो, क्वेश्चन ही लिख लो, ऐसे बोलने से थोड़ी काम चलेगा। प्लाज्मा सॉल, ठीक है, सॉल की बात कर रहा हूं मैं, जेल की बात नहीं कर रहा। तो प्लाज्मा सॉल, या फिर ऐसे लिख सकते हैं अपन सॉल पार्ट ऑफ द साइटोसॉल, इस तरह का क्वेश्चन है। द सॉल पार्ट ऑफ द साइटोसॉल इज नोन एज, बिल्कुल बेसिक सा है,
सिर्फ इसलिए मैं पूछ रहा हूँ कि अगर आपने मैंने जो पढ़ा है अगर वो समझ गए आप तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। तो भाई इसमें लिखो पहला क्या है, हाइलोप्लाज्म, सॉरी पहला क्या है भाई इसमें हाइलोप्लाज्म है। दूसरा क्या है भाई इसमें, सॉरी एक्टोप्लाज्म है, ठीक है। और तीसरा क्या है भाई इसके अंदर, एंडोप्लाज्म है। ये 3 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, हाइलोप्लाज्म दिया हुआ है, एक्टोप्लाज्म दिया हुआ है, एंडोप्लाज्म दिया हुआ है, ठीक है। एक और लिख लो इसमें, फोर्थ, 4 बनाते हैं चलो। एक है हाइलोसोम, हाइलोसोम, ये 4 स्टेटमेंट है इसके अंदर। अब ऑप्शन पे आ जाओ कि कौन सा ऑप्शन इसका सही है। वैसे अभी बता सकते हैं बहुत से लोग इसका कौन सा ऑप्शन सही है। तो चलो भाई एक ऑप्शन में लिखो भाई ओनली ए, पहला ऑप्शन क्या है ओनली फर्स्ट। बी में लिखो ओनली सेकंड, ठीक है। और सी में लिख लो आप फर्स्ट एंड सेकंड। और डी में लिख लो आप सेकंड एंड थर्ड, सेकंड एंड थर्ड या फर्स्ट एंड थर्ड ऐसे करके लिख लो, जो भी लिखना हो वो लिख लो आप, फर्स्ट एंड थर्ड। और एक ऑप्शन और बनेगा इसमें भी, क्योंकि अभी तक आंसर आया नहीं है। तो एक ऑप्शन है इसमें, 4 ऑप्शन करेंगे अपन, ठीक है। एक ऑप्शन इसमें लिख लो ई, थर्ड एंड फोर्थ। अब बताओ इसमें से कौन सा सही है। चलो बताओ भाई कौन सा सही है, इसमें करेक्ट आंसर क्या है। जो प्लाज्मा सॉल है बेसिकली उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, हाइलोप्लाज्म से, एक्टोप्लाज्म से, एंडोप्लाज्म से या हाइलासोम से। कौन सा सही है इसमें से, ओनली फर्स्ट, ओनली सेकंड, या ओनली फर्स्ट एंड सेकंड, या ओनली फर्स्ट एंड थर्ड, या फिर डी है इसमें, सॉरी ई है जो है वो थर्ड और फोर्थ है। बताइए जल्दी से क्या इसका आंसर होगा। ई बोल रहे हैं बहुत सारे बच्चे, राहुल ने बोला है ई, इनका कहना है ई है। ई मतलब आपका थर्ड और फोर्थ। थर्ड में क्या है, एंडोप्लाज्म और हाइलोसोम है। ये हाइलोसोम तो हमने पढ़ा ही नहीं अभी तक, और हाइलोसोम जैसी तो कोई चीज़ है ही नहीं। तो ये तो ऑप्शन गलत है, ये तो मैंने वैसे आप बाद में ऐड कर दिया था। तो ये मान करके चलो हाइलोसोम तो है ही नहीं। तो यहाँ पर ये फोर्थ जहाँ लिखा है वो तो आंसर होगा नहीं इसका, हाइलोसोम नहीं है। चलो अब बताओ अब क्या आंसर होगा। प्रेम सागर कह रहे हैं डी, एक बच्चे ने कहा है थर्ड, ऑप्शन थर्ड। ऑप्शन थर्ड क्या है, एंडोप्लाज्म है, प्लाज्मा सॉल। अब देखो यहाँ पर समझो जरा, जो बच्चे डी बोल रहे हैं ना वो एकदम सही है। इसका जो आंसर है वो क्या रहेगा, डी रहेगा। अब वही चीज़ है, थोड़ा समझने के ऊपर रहता है। अब इसमें बोला है प्लाज्मा सॉल, तो देखो प्लाज्मा सॉल है, प्लाज्मा सॉल। अब ये सॉल जो है ये हाइलोप्लाज्म तो है ही, क्यों भाई, हाइलोप्लाज्म तो है ही नहीं है। हाइलोप्लाज्म के ही तो 2 पार्ट अपन ने बताए थे, सॉल और जेल। तो प्लाज्मा सॉल हो या प्लाज्मा जेल हो, वो हाइलोप्लाज्म तो है ही। यानी कि जहां जहां हाइलोप्लाज्म होगा वो तो इसका सही रहेगा ही रहेगा। इसके अलावा प्लाज्मा सॉल को हम लोगों ने एक नाम और दिया था और वो था एंडोप्लाज्म। ये इसका स्पेसिफिक नेम है। हाइलोप्लाज्म तो वो है ही। अगर यहां पर मैं ये लिखता कि प्लाज्मा जेल क्या है, तो प्लाज्मा जेल तो हाइलोप्लाज्म तो वो भी होता, उसमें फिर एक्टोप्लाज्म जुड़ जाता। तो यहां पर आंसर हो जाएगा एंडोप्लाज्म और हाइलोप्लाज्म दोनों। तो ये दोनों कहां मिलेंगे अपन को, एक हाइलोप्लाज्म और एक एंडोप्लाज्म, फर्स्ट और थर्ड, जो कि आपकी डी ऑप्शन में है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, डी हो जाएगा। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जेआरएफ में भी इसी तरह के क्वेश्चंस आते हैं, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन होते हैं जो एग्जाम में बड़े टफ लगते हैं सोचने में, क्योंकि अरे जो क्या है, अभी तो क्या अपन ने ताज़ा ताज़ा पढ़ा है, ताज़ा ताज़ा मेमोरी में है। यही क्वेश्चन में अगर 1-2 महीने बाद पूछ लूँ तो सब कुछ बत्ती गुल वगैरह सब हो जाएगा। फिर कुछ याद नहीं आएगा कि क्या जेल था, क्या सॉल था, पता नहीं क्या क्या था। फिर वो अच्छे क्वेश्चन गलत करते हैं। ठीक है, इन बातों को थोड़ा सा याद रखिएगा। तो ये अपना कंप्लीट होता है आज का लेक्चर, जिसमें हमने सेल थ्योरी और ये साइटोप्लाज्म वगैरह पढ़ लिया है। अब कर तो शुरू भी आज करते हैं, लेकिन फिर वही है कि वो ख़त्म हो जाएगा। सर डेली लास्ट में ऐसे क्वेश्चन करवाएं, बिल्कुल करवा देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। चलो एक काम करते हैं, आपकी ये सलाह जो है वो मान ली जाती है। अब हर एक लेक्चर में इसी तरह के कुछ एक दो क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट हुआ करेंगे वो करवा दिया करेंगे। ठीक है, हर लेक्चर में ऐसा हुआ करेगा। ठीक है, तो ये आपकी आज की क्लास ख़त्म होती है। और आपके जो भी फ्रेंड वगैरह हो जिनको प्लांट साइंस के कोर्स वगैरह में इंटरेस्ट है, पढ़ना चाहते हैं, तो उनको भी आप बता सकते हैं, इन्फॉर्म कर सकते हैं। क्योंकि मेरे पास बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, वो जब कांटेक्ट करते हैं जब ऑफर ख़त्म हो जाता है। अब 15 दिन तक तो ये कोर्स मिलेगा आपको 1500 रुपये में, फिर इसकी प्राइस 2100 हो जाएगी। और उसके बाद मेरे पास ज़्यादा कॉल आते हैं,
कि सर हमको पता ही नहीं चला, आप ऑफर दे दो, हमको पढ़ना है, ये करना है। तो अभी है, अभी आप जितने अपने फ्रेंड सर्कल में इनको शेयर कर सकते हो शेयर कर देना, बता देना कि इस तरह का कोर्स है, अगर आप इंटरेस्टेड है तो ये डेमो क्लासेस हैं, ये भी फ्री है सभी के लिए, ठीक है, जो पेड कोर्स वाले, और काफ़ी सारे बच्चे ऑलरेडी इस कोर्स को ले चुके हैं। सर डेमो क्लास कब तक चलेगा? कल और चलेगा, एक क्लास आपकी कल और होगी, वो भी डेमो रहेगी, ठीक है। तो लगातार 3 क्लासेस आपकी डेमो थी, और मंडे से फिर जो रहेगा वो फिर आपका डेमो नहीं रहेगा, वो फिर सिर्फ उन्हीं मंडे से फिर जो क्लासेस होंगी वो सिर्फ वही बच्चे देख पाएंगे जो पेड वाले होंगे, जिन्होंने कोर्स ले रखा होगा। कल लास्ट डेमो का है, ठीक है। तो अपने फ्रेंड सर्कल वगैरह में सबको बता देना, और कंटेंट जो है वो इसी तरह का, इसी क्वालिटी का रहेगा, बिल्कुल ऐसे ही मिलेगा आपको, ठीक है। तो फिर कल मिलते हैं ठीक 9 बजे। चलिए, किसी को कुछ पूछना करना है तो पूछ सकता है, नहीं तो फिर वो मैंने कल कहा था ना, जाने से पहले थैंक यू बोल करके जाया करो। अच्छी चीज़ें हैं, सीखो इन चीज़ों को, कुछ भी सीखो, किसी से भी सीखो, हमेशा थैंक यू बोल करके जाओ। तो चलो थैंक यू बोलो, अगर कोई क्वेश्चन नहीं है। चलिए ठीक है, मिलते हैं फिर कल। सर CUET PG का कोर्स कब आएगा? CUET PG का कोर्स भी जल्दी आ जाएगा, इसी मंथ में आ जाएगा। थोड़ा सा क्या है अभी, एक अब क्या है भाई, अभी JRF एग्रोनॉमी का कोर्स भी है, फिर हॉर्टिकल्चर का भी है, तो समय तो कब मिलेगा, क्लास लेंगे कब, लाइव क्लास वाला एक कॉलम तो खाली हो जाए। तो जैसे ही हमें एक स्लॉट मिल जाएगा कि भाई इस स्लॉट में हम 1.5-2 घंटे की क्लास ले सकते हैं, तभी स्टार्ट कर देंगे CUET PG का। तो उम्मीद है कि अगस्त में अपन को एक स्लॉट मिल जाएगा, तो अगस्त में ही अपन, इसी महीने में CUET PG का भी न्यू बैच स्टार्ट हो जाएगा लाइव। थोड़ा सा इंतज़ार करें, आ जाएगा। तब तक ये ज्वाइन कियो, इसको पढ़ो आराम से, बढ़िया। चलिए मिलते हैं फिर कल, थैंक यू।